हमारे लिए डिजाइन क्या है, डिजाइन ऑफ गियर में हमारे लिए बेसिक डिजाइन हम किसकी कर रहे हैं, जो डिजाइन ऑफ गियर कर रहे हैं उसमें हमारा आउटकम क्या चाहिए, हमें पहले ये बताइए आउटकम क्या चाहिए डिजाइन ऑफ गियर में। आउटकम नंबर ऑफ टीथ, साथ ही और डाया, मेन चीज है हमारा साइज। ठीक है, साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, मशीन डिजाइन में। मशीन डिजाइन में हमेशा याद रखिएगा आपका जो आंसर होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि साइज ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो डायमीटर निकालना, मॉड्यूल निकालना, ये सारी चीजें, नंबर ऑफ टीथ अगर गिवन नहीं है तो उस चीज को भी निकालना, तो वो चीजें हमें लेके चलनी है। ठीक, तो ये हमारे पास सेंस हुआ जो कि हमारा आउटकम में आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने गियर को डिजाइन कर दिया। इसके लिए लोड क्या है, मतलब इसके लिए गिवन क्या है आपको, गिवन सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज गिवन क्या होनी चाहिए, लोड। क्योंकि अगर किसी चीज का आपको डिजाइन करना है, गियर आपको छोटा सा बनाना है या गियर बहुत बड़ा बनाना है, किस पर डिपेंड करेगा, लोड पर। तो लोड क्या है, सबसे पहले वो चीज है। तो लोड यहाँ पर किसके सेंस में दिया रहता है, लोड यहाँ पर किसके सेंस में दिया रहता है, पावर के, है ना। पावर आपको दी होती है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, कितने आरपीएम पे हो रही है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता है लोड क्या होता है। हाँ वेरी गुड, लोड क्या होता है आपने सोम में पढ़ा है, लोड होता है फोर्स या मोमेंट। और यहाँ मोमेंट ही के सेंस में तो आपने पहले निकाला, क्या निकाला, टॉर्क। और इसी टॉर्क से आप किस में कन्वर्ट कर देते हो इस चीज को, फोर्स। सेंस हमारा ये तो चलता रहता है ना, पावर से हमने क्या निकाला, टॉर्क। और पावर तो एक अलग चीज है ना, उससे हमने टॉर्क निकाला जो कि हो गया लोड। और इसी टॉर्क से हमारा फोर्स निकल के आ जाता है जो कि हमारा एफटी होता है। इंपॉर्टेंट वही चीज थी। ठीक है, तो पावर हमें कितनी गिवन है, 20 किलोवाट। 20 किलोवाट हमारी पावर गिवन है। पावर का फॉर्मूला सीधा हमारे लिए क्या हुआ, तो सबसे पहली चीज क्या है, डिजाइन स्टेप इस तरह से लेके चलेंगे। डिजाइन स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा टू इवेल्युएट, टू इवेल्युएट टॉर्क, है कि नहीं। आपको टॉर्क तो नहीं दिया हुआ, तो आपने क्या इवेल्युएट करना है, टॉर्क। तो फर्स्टली टॉर्क कैसे इवेल्युएट करोगे उस चीज को देखो। पावर क्या है आपके पास, P इक्वल टू 20, ये हो गया किलोवाट। मतलब फॉर्मूले में क्या होता है, 2 पाई NT/60, है ना। यहाँ पर N1T1 है कि नहीं, अगर 2 पाई N2T2 होगा तो N1T1 या ω1T1 के हिसाब से ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर पावर की वैल्यू कितनी, 20 किलोवाट। क्योंकि गियर है तो ऑब्वियस है पावर जितनी यहाँ पर है उतनी पावर वहां पर जा रही है। तो 20 किलोवाट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई N1 कितना है ये। अब कैलकुलेशन प्लीज आपको करनी है, इसीलिए कहा था कैलसी या मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी है, अब शुरू करो, आंसर मुझे बताते रहो। 20 किलोवाट है किस पर, द पिनियन रन एट 300। अगर पिनियन ना देके वो देते गियर, है ना, तो गियर के लिए हम फिर T2 ω2 निकालते। ठीक है, यहाँ 300 आरपीएम है एंड द स्पीड रेशियो इज दिस। स्पीड रेशियो से हम आराम से N2 निकाल सकते हैं, वो आगे की चीजें, T2 निकाल सकते हैं गियर रेशियो से। बट फिलहाल अभी पिनियन रन सेट है 300 आरपीएम, तो हमें क्या दिया हुआ है, N1। हमें क्या गिवन है यहाँ पर, N1 300 आरपीएम। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं T1 ना कि T2। ठीक है, तो यहाँ से T1 निकालिएगा, 300 आरपीएम अपॉन 60 इंटू T1, कितना आंसर आ रहा है। याद रखिएगा किलो है तो 10⁻³ करना, यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है हमारा टॉर्क निकालना। ठीक, कितना आ रहा है, 636.94 और 619, 636 T1 आ रहा है यहाँ पर 636.619 इंटू इंटू किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर, इंटू 10⁻³ सॉरी न्यूटन mm में लेके चलेंगे, पास्कल होता है ना तो मेगा पास्कल में, तो 10⁻³ न्यूटन mm ऐसे लेके चलो इसमें। ठीक है, न्यूटन मीटर में आ रहा होगा जिसका हमने mm में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया सभी का। ठीक है, हमने क्या निकाला है, टॉर्क निकाला सबसे पहली चीज। ठीक, ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या है, गियर रेशो दिया हुआ है आपको, गियर रेशो है 3। ठीक है, तो गियर रेशो से हम बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं, निकालिए। सेकंड स्टेप क्या है, गियर रेशो से क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। गियर रेशो क्या होता है, एन के सेंस में होता है N1/N2। गियर रेशो क्या होता है, स्मॉलर का N1 तो मतलब N1/N2
n2, पिनियन मैंने स्मॉलर ही माना, 1 माना है उसे, ठीक है। तो यहाँ n1 अपॉन n2 है, पावर से क्या निकल के आता है मेरा T1 ओमेगा 1 या T1 N1 इक्वल टू T2 N2 ऐसे तो निकल के आता है। तो N1 अपॉन N2 मतलब T2 बाई T1, ये T लेके चल रहा हूँ मैं, टोर्क, नंबर ऑफ टीथ नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या निकल के आएगा T2 बाई T1 एंड बराबर किसके होगा ये, अब डाया में क्या होगा, Z2 बाई Z1 होगा या Z1 बाई Z2, ये कहाँ से निकालते हैं, M इक्वल टू D बाई T से, ठीक है। तो M प्रोपोर्शनल तो आता है D के, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास है D प्रोपोर्शनल टू T ऐसे लिख सकते हैं। T यहाँ पर फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, T यहाँ पर Z लेके चलो, ठीक है, D बाई Z, तो ये D प्रोपोर्शनल टू आ गया Z की, M क्या है कांस्टेंट, इसे हटा दो, D प्रोपोर्शनल टू Z। सो अब यहाँ पर हमारे पास D क्या है, D वाला सेंस तो अभी तक आया नहीं, मॉड्यूल बराबर है, तो D1 बराबर D2, यहाँ N और D में क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन आता है V1 से। तीनों रिलेशन याद रखो ना, एक था V1 बराबर V2, एक था M1 बराबर M2, एक था P1 बराबर P2। तो यहाँ से V1 बराबर V2 से क्या होगा, V1 बराबर V2 से R1 ओमेगा 1 मतलब D1 इंटू ओमेगा 1 यानी कि N1 कर लो इसे, ठीक है, इक्वल टू D2 N2, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा N1 अपॉन N2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बाई D1, ठीक है, D2 बाई D1, और साथ ही यहाँ पर D2 बाई D1 क्या हो जाए, Z2 बाई Z, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा इस सेंस में, ठीक। उसके बाद यहाँ से चीजें निकाल सकते हैं, तो निकाल लो भाई, यहाँ पर क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। हमारे पास डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर निकाला आपने, नहीं निकाला, गियर की जो वैल्यू है, अगर यहाँ गियर रेशियो की वैल्यू 3 दे रखी है आपको, ठीक है, फिलहाल तो अभी 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले आप T2 और निकाल लो। T2 कितना आ गया, T2 बताइए, T2 कितना आ जाएगा, T2 है टोर्क, नंबर ऑफ टीथ नहीं, टोर्क। T2 कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ T1, पहले ये निकालो, आंसर दीजिए कितना आ रहा है, T2 कितना आ रहा है, 1, वेरी गुड, 190, नहीं नहीं 190 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा होगा, 1909.86, हाँ ठीक ठीक, 1909.86, ये आ गया न्यूटन मीटर में। इसे फिर से एमएम में कन्वर्ट कर लो तो कितना हो जाएगा, 1.909, है ना, ये एमएम में हो जाएगा 1.909 इंटू 10 टू द पावर 6 mm, ये ले लिया मैंने ऐसे, है ना, 10 टू द पावर 3 भी ले लिया और साथ ही mm मीटर को mm में कन्वर्ट कर लिया। दिस विल बी द आंसर, न्यूटन mm, सॉरी, दिस विल बी न्यूटन mm, ये हो जाएगा मेरा न्यूटन mm, ठीक है, न्यूटन mm। यहाँ पर ये T2 हो गया मेरा। T1 और T2 को निकालने का मेरा काम क्या था, जिससे कि मैं वहां पर ये देख सकूं कि टॉर्क के बेसिस पर मेरे पास डिजाइन के लिए, ठीक है, डिजाइन में आपको याद होगा हमने क्या लिया था, सिग्मा V1, ठीक है, इनटू में Y किसका वीकर होगा, ठीक है, ये चीज हमने निकाली थी। सिग्मा B जो हमारे पास आ रहा है वो बेसिकली किसके साथ आ रहा है, जो हमारे पास सिग्मा B प्रोड्यूस हुआ था वो कैसे हुआ था, FT के बेसिस पर। FT किससे निकलेगा, T के बेसिस पर, टॉर्क के बेसिस पर FT निकलेगा ना, तो पहले FT निकालना भी हमारे लिए जरूरी है, वही हमारे लिए स्टैटिक लोड है, ठीक है। तो वो सेंस आपको समझ में आ रहा है, तो ये सेकंड में हमने ये चीजें क्लियर कर ली, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई 1 और 2 की, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और आ जाती है, कौन सी चीज, के ए, ये जो आपको के ए गिवन है, के ए क्या था हमारा, ये सर्विस फैक्टर, सर्विस फैक्टर के ए गिवन है। अगर के ए की वैल्यू यहाँ पर 1 ना होके कुछ और होती, मतलब 0.9 होती या 0.8 होती, तो आपको ये कहाँ पर यूज करना होता है, ये याद रखिएगा, जो के ए होता है वो हम यूज करते हैं T1 की वैल्यू में, टॉर्क की वैल्यू में। जो हमने T1 T2 की वैल्यू लिखी है ना, सर्विस फैक्टर ये होता है कि T1 जो हम एक्चुअल ले रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा के ए टाइम्स ऑफ T1, मतलब T1 डैश इसे लिखो, तो के ए टाइम्स ऑफ T1, या फिर T2 डैश जो हम लेंगे अभी आगे इसके डिजाइन में, वो हम लेंगे के ए इंटू T2, ठीक है। तो यहाँ के ए क्योंकि 1 है तो दोनों की वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज भी हम लिख सकते हैं, इस चीज को भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, T1 डैश बराबर हो जाएगा फिर से T1, क्योंकि के ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आंसर फिर से क्या आ जाएगा मेरा, 636.619 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन मीटर। बात क्लियर है, ये हो गया सर्विस फैक्टर का हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके
सर्विस फैक्टर बेसिकली टॉर्क के बेसिस पर ही होता है, जैसे वेलोसिटी फैक्टर है, ठीक है। मतलब एक होती है ये वाली चीजें कंसिडरेशन में, हमारी जो डिजाइन होता है ना, बेसिकली उस डिजाइन के सेंस में हमारे ये बहुत सारे फैक्टर चलते हैं। यहाँ तो सिर्फ हम एक सर्विस फैक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम नोट सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, जब हम स्टैटिक लोडिंग पढ़ेंगे, वहां पर इतने सारे फैक्टर्स हम लेके चलते हैं, के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, ठीक है। जब हम स्टैटिक फैक्टर्स पढ़ेंगे उसमें आप समझोगे कि छोटी छोटी चीजें जो रियल एनवायरनमेंट में होती हैं वो हमारी डिजाइन एनवायरनमेंट से एक फैक्टर के साथ जुड़ी रहती हैं। इसी तरह से हम इस चीज को भी लेके चलते हैं कि ये क्या है, हमारा सर्विस फैक्टर, जो कि टॉर्क को दिखा रहा है कि रियल में कितना टॉर्क जा रहा है और थ्योरेटिकल कितना टॉर्क जा रहा है। क्योंकि पावर आपको पता है, पावर आपको क्या पता है, पावर रियल में क्या मेरी एक्चुअल में P1 बराबर P2 होगी, रियल में कभी नहीं होगी। इसका मतलब जो T1 एक्चुअल में टॉर्क लग रहा है वो हमारा अलग होगा, है ना। क्योंकि जो शाफ्ट से रियल में आपने गियर को घुमाया तो वो रियल में उतना नहीं घुमा पाओगे आप, क्योंकि उसकी इनर्शिया भी कुछ ना कुछ अपोज कर रही होगी, और उसमें जो फ्रिक्शन है, जो की वाला कनेक्शन है, वो भी कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा होगा रियल एनवायरनमेंट में। इसीलिए वो सर्विस फैक्टर हम लेके चलते हैं, बट उसकी वैल्यू अराउंड टू ऑलमोस्ट 1 ही होती है। मतलब 0.98 हो गई, 0.99 होगी, तो वो ऑलमोस्ट 1 होती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, रियल और एक्चुअल को जोड़ते हैं, ठीक है, एक्चुअल को और थ्योरेटिकल को जोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली लॉस बोल सकते हैं, उन्हीं के रिलेटेड हम फैक्टर्स लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने नोचेस वगैरह पढ़े हैं, जैसे कि आपने ये एफएम में पढ़ा है, जो वेंचुरी मीटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो लॉसेस हैं, ठीक है, पाइटर ट्यूब में उसमें जो सीबी वगैरह, सीबी, सीसी, ठीक है, तो वो सारी चीजें। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर वेलोसिटीज से रिलेटेड, ठीक है। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो निकालो। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ये हो गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, गियर रेशो से रिलेटेड चीजें निकाली, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमारा मेन पर्पस क्या चल रहा है, सिग्मा बी इंटू वाई की प्रोडक्ट को निकालना। तो सिग्मा बी इंटू वाई का प्रोडक्ट जो आएगा, उसमें सिग्मा बी किसका है, बेंडिंग स्ट्रेस किसकी है, यहाँ पर क्या दे रखी है, देखेगा इस क्वेश्चन में, देखेगा सिग्मा बी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, ये रहा, अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस ऑफ द पिनियन एंड गियर आर 120 एंड 100। तो 120 निकालना ठीक है, 100 निकालना ठीक है, वो निकला हुआ है साफ। बट y जो है वो हमारा गियर और पिनियन का अलग अलग निकलेगा। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किधर है, y की तरफ। y की वैल्यू क्या हुआ करती थी, y की वैल्यू क्या हुआ करती थी, पहले वो स्टेप लिखने से पहले वो समझा देता हूँ। y की वैल्यू क्या थी, 5y। तो आपको y क्या दिया होता था, याद करो, है 0.154 माइनस में 0.912 अपॉन जेड, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो पिनियन के नंबर ऑफ टीथ कितने हैं और गियर के नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिनियन के नंबर ऑफ टीथ एंड गियर के नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे y की वैल्यू है तो आपको गिवन है यहाँ पर 0.154 माइनस 0.912 अपॉन जेड, ठीक है। तो Z1 Z2 कैसे निकालेंगे, अब उस चीज को देखिएगा। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से पाई वन बाई Z1 Z2। यहाँ पर नंबर ऑफ टीथ कितने कितने गिवन है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टीथ ऑन दी पिनियन, Z1 की वैल्यू दे रखी है 15, ठीक है। तो यहाँ अगर Z1 की वैल्यू 15 है, ठीक है, और Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, जो ये रिलेशन था, Z2 इक्वल टू G इंटू Z1, मतलब 45, 3 इंटू 15 कितना हो गया, 45, क्लियर। ये हमारे पास 45 आ गया, ये 15 आ गया। अब कैलकुलेशन करना शुरू करो। ये स्टेप 3 है मेरा, ये तो स्टेप 2 का ही पार्ट है। ये स्टेप 2 के पार्ट में क्या क्या निकल के आ गया हमारा, Z1 बराबर 15 एंड Z2 बराबर कितना हो गया, 45, ठीक है। ये चीज तो आपने गियर रेशो से निकाल लिया। अब जो पार्ट 2 है मेरा, उस पार्ट 2 को यहाँ से देखना, अब यहाँ से लिख रहा हूँ, सॉरी पार्ट 3, थर्ड स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप है बेसिकली हमारा y को निकालना। तो y के लिए हमने क्या किया, पाई वाई। सो y की वैल्यू पहले निकालो फॉर दी पिनियन। y की वैल्यू पहले पिनियन के लिए कितनी आ रही है, 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई जेड पिनियन, कितनी 0. हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, 0.0932, वेरी गुड, 0.0932। हमें इससे मतलब है या किसी और चीज से मतलब है, हमें इस y से मतलब है किसी और y से, हमें कैपिटल Y से मतलब, याद है ना वो सिग्मा बी इंटू कैपिटल Y। ये वाला Y क्या है, इसे बोलते हैं टूथ फॉर्म फैक्टर। ये भी चीज कहीं लिख लेना,
ये है हमारा टूथ फॉर्म फैक्टर, और जबकि वो क्या था कैपिटल वाई, वो क्या था उसका नाम क्या था टूथ फॉर्म फैक्टर, जबकि कैपिटल वाई का क्या नाम था लुइस फॉर्म फैक्टर या लेविस फॉर्म फैक्टर। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब इससे आपको क्या निकालना होगा y1, y1 क्या होगा पाई y1, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। पाई y1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.2928, वेरी गुड, 0.2928, दिस इज दी y1। ठीक है, y1 हमारे पास ये हो गया। साथ ही और क्या है, हमें अब क्या निकालना होगा y2, ये थर्ड स्टेप पे चल रहा है। अब y2 निकालो, पाई y2 है ना, y2 की वैल्यू क्या होगी पहले वो निकालो, वो कहाँ से निकल के आएगी यहाँ से z2। ठीक है, 0.912 डिवाइड z2, z2 की वैल्यू 45 रख के फिर आंसर निकालो। एक मिनट बस, ये आ गई y2 की वैल्यू 0.1338, 0.1338। सो y2 कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई बताइए। हाँ 0.420। ठीक है, बस समय इतना काफी है। ठीक है 0.420। ठीक, ये थर्ड स्टेप समझ में आ गया। इसमें हमने क्या कैलकुलेशन की है y की, क्यों, क्योंकि हमें फोर्थ स्टेप में क्या लेके चलना होगा सिग्मा b इंटू वाई, कौन सा वीकर है कौन सा स्ट्रोंगर है, किसके ऊपर डिजाइन करोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ तक समझ में तो आ गया ना, आगे चल रहे हैं पहले। ठीक है, फिर बाद में एक बार रिकैपिचुलेट फिर से कर लेंगे क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन जाने वाला है, सारा डिजाइन इसके अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, देन अब फोर्थ स्टेप, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आप ये चेक करोगे सिग्मा बी इंटू वाई किसका ज्यादा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में चेक करो ये कौन सा वीकर कौन सा स्ट्रोंगर। तो सिग्मा बी फोर किनियन कितना दे रखा है 120 मेगापास्कल, एंड सिग्मा बी फोर गियर दे रखा है 100 मेगापास्कल। सो इसकी कैलकुलेशन करो अब, इसकी कैलकुलेशन सिग्मा बी वाई ये है पिनियन का, कितना आ गया आंसर दो 120 इंटू कितना आया था सिग्मा बी इंटू वाई, वाई वन की वैल्यू है 0.2929, 0.2929। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन करके आंसर दो 35.18। ठीक है, मेगा ये आ गया आपका मेगा पास्कल। ओके, ठीक है कितना 148, चलो मैं यहाँ से ही इसके हिसाब से 35.136 है बेसिकली, बट ठीक है चलो 148। ठीक, सिग्मा बी वाई फोर गियर और बताइए गियर ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.420 है ना 0.420, इसकी वैल्यू बताइए 42, 40, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ से हो भी जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके 42 मेगापास्कल। तो इनमें से कौन सा बड़ा, गियर बड़ा, गियर का सिग्मा बी इंटू वाई बड़ा है, इसका मतलब कौन सा वीकर। ठीक है, पिनियन। सो हियर pinions sigma b into y is smaller, it senses that it is weaker, है ना। अगर ये वीकर है तो हम डिजाइन शुड बी बेस्ड ऑन पिनियन, ठीक है। आपने अगर पिनियन को सेफ लिमिट में डिजाइन कर दिया तो गियर तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा गियर रेशो के बेसिस पर। ठीक है, चलो यहाँ तक फोर्थ स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, जो हमारे पास एफएस है। ठीक है भाई, देखो अभी क्या चल रहा है सब स्टैटिक काम, ये भी क्या था स्टैटिक था, ये सारी चीजें क्या है हमारी स्टैटिक वर्डिंग में लिखी हुई थी, स्टैटिक स्ट्रेसेस है। आपको याद होगा कि एक डायनामिक फैक्टर भी मैंने समझाया था एफ डी,
है ना, मतलब डायनामिक वाला फोर्स एफडी। तो एफडी का कॉन्सेप्ट भी था एक, जब मैंने कंडीशन कुछ बताई थी, सम कंडीशन, उसमें पहला वाला यही था, ये जो फोर्सेस हैं। ठीक है, तो जो फिफ्थ है हमारा वो क्या है, पहले हम एफएस की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा स्टैटिक बीम स्ट्रेंथ जो है हमारी फोर्स, बेसिकली बीम स्ट्रेंथ कैपेसिटी जो है उसकी, वो एफएस की वैल्यू क्या हुआ करती थी, याद करो, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू में बी इंटू एन। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। अभी अभी इसका कंक्लूजन देखना, ये मैंने फिफ्थ में लिखा है, बट फिफ्थ में ये नहीं आएगा, इससे पहले भी कुछ आएगा। सोचना भी जरा क्या है, आपको क्या पता है, मॉड्यूल पता है, मॉड्यूल पता है, चेक करो, मॉड्यूल नहीं पता है। और आपको एक चीज ये भी पता, डाया तो हमें फाइनली निकालना है, ठीक है, इसमें डाया की बात नहीं आएगी, है ना। क्या चीज है ना, एम की वैल्यू डी बाई टी, ऐसा आप सोचते हो ना, जबकि एम की वैल्यू क्या थी, याद करो, जब मैंने ये चीज समझाई थी यहाँ पर, यहाँ से गियर शाफ्ट डिजाइन में सम कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन क्या समझाई थी मैंने, यहाँ पर मैंने एफएस के बारे में समझाया था, कहाँ कहीं तो समझाया था एफएस के बारे में, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ बताए थे, अगर ना दिए हों, जबकि इसमें तो दिए थे, अगर नहीं दिए थे तो आप इसके हिसाब से लेते 20 डिग्री फुल डेप्थ के हिसाब से, ठीक है। 20 डिग्री फुल डेप्थ के हिसाब से कितने लेते नंबर ऑफ टीथ, 18, ऐसा मान के चलते, ठीक है, जबकि उन्होंने दे रखे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। पहली चीज ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी मॉड्यूल की, इसे भूल गए थे आप, ठीक है। आपको पहले एम भी निकालना है ना, एम कंडीशन के हिसाब से निकलता है, डीवाईटी तो होता ही है, बट हमें तो डी भी पता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, इस चीज से निकालेंगे, ठीक है। जिसमें साई क्या था, साई था हमारा एक फैक्टर बी अपॉन एम, ठीक है। तो ये साई की वैल्यू आपको किसी हिसाब से दे रखी है वहां पर, थोड़ा उसका सेंस में लेके चलिएगा, ठीक है। और Z1 हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। शायद एफएस मैंने यहाँ, नहीं एफएस कहीं तो था, ये रहा, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, एफएस मैंने पहले भी दिखा रखा है आपको, एफडी और उसके बेसिस पर, शायद आई थिंक वो पीछे मैंने समझाया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ दूसरी चीज थी वियर स्ट्रेंथ, इस क्वेश्चन में वियर स्ट्रेंथ भी चेक करनी है, मतलब ये फॉर्मूला भी लगाना है, ठीक है। चलो, तो हम थे यहाँ पर क्या, कि हमें निकालना पड़ेगा पहले मॉड्यूल। तो फिफ्थ स्टेप हमारा क्या लेंगे हम, मॉड्यूल को निकालना, ना कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू। हमने आधा पार्ट तो निकाल लिया इसका, ठीक है, आधा और रह गया है, दैट इज द मॉड्यूल। अगर हमें मॉड्यूल मिल जाए तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बी की वैल्यू कहाँ से है, चेक करो, इसमें बी की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में 14m, देखो यहाँ पर। अगर हमने m निकाल लिया तो b बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले m निकालना सीखो। m कैसे निकलेगा, यहाँ से उस फॉर्मूले से, कौन सा फॉर्मूला है जरा बताओ, m इक्वल टू 1.26 क्यूब रूट ऑफ T1 अपॉन सिग्मा बी वाई, ये क्या है, वीकर गियर का, इंटू में साई इंटू जेड, ठीक है, इंटू साई इंटू Z1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो जरा पहले, मॉड्यूल निकालने की रखिएगा, कैलसी का यूज करो अच्छे से और निकालो। मैंने आपको ये बता रखा है ना, मॉड्यूल का ये फॉर्मूला होता है, और मशीन डिजाइन में फॉर्मूले पर इस तरह से ज्यादा फोकस मत किया करो, क्योंकि वो पहले से ही हम डिराइव करके फाइनल आउटकम देते हैं, बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है इसमें। T1 कितना निकाला था आपने, 636.61 इंटू 10⁻3, ये mm में है ना, डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मेगा पास्कल में ले रहे हो सिग्मा बी, सिग्मा बी इंटू वाई की वैल्यू आपने निकाली थी 35.13, ठीक है, 148, 35.148, ये मेगा पास्कल में थी, मतलब mm के सेंस में थी, ठीक है। इनटू में साई की वैल्यू है, ठीक है, साई की वैल्यू क्या है 14, क्योंकि बी बाई एम और 14 दे रखा है। देखो साई की वैल्यू क्या थी वहां पर फॉर्मूले में, आपको मैंने बताया था साई क्या था वहां, बी बाई एम, और यहाँ बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 14m, है ना। तो 14m अपॉन m मतलब कितना हो गया, 14, है ना। तो साई की वैल्यू सीधी 14 डाल दो, Z1 की वैल्यू अभी आपने देखी थी 15, तो m की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ रही है, नहीं 35 नहीं, क्यूब रूट है वहां पर, स्क्वायर रूट नहीं है, अगर स्क्वायर कर दिया हो तो नहीं, ये भी कट हो जाएगा।
0.56 नहीं, अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पॉइंट में गड़बड़ हो रहा है। 0.56 बोल रहे हो, 5.56 बोल रहे हो? और किसी का भी नहीं आ रहा है? हाँ 10⁻³ भी है भाई। एमएम में लेके चल रहे हो ना, मेगा पास्कल तो ऊपर भी मेगा में लेके, मतलब उसमें 10⁻³ में लेके चलना पड़ेगा ना, न्यूटन एमएम, तभी तो कैंसिल होंगी यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा सेम लेके चलो भाई। साई क्या है, साई तो एक यूनिट लेस है, बी अपॉन एम, सॉरी मतलब एम अपॉन एम कैंसिल हो गई सारी चीज, तो वो तो एक कांस्टेंट है ना। Z1 हमारे नंबर ऑफ टीथ हैं, उनमें कोई एमएम वगैरह तो होगा नहीं, वो तो नंबर्स हैं। इसी में तो होगा एमएम और एमएम, ऊपर और नीचे। या तो फिर मेगा पास्कल को 10⁶ करके चलो। कैलकुलेशन 5 हाँ अराउंड 5.567 आएगा। 5.567 mm, ये चीज निकल के आएगी mm में। ठीक, तो m जो आ रहा है हमारा 5.567, ये हमारा मॉड्यूल आया। मॉड्यूल क्या कभी भी ऐसे रेशियो में हो सकता है? नहीं। क्यों? मतलब पॉइंट्स में हो सकता है? नहीं, वो एब्सोल्यूट होगा। क्यों एब्सोल्यूट होगा? क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ टीथ कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते, वो एब्सोल्यूट होंगे। तो नंबर ऑफ टीथ का रेशियो भी तो हमारा एक सेंस आता है ना एम का, डी अपॉन जेड, सॉरी डी अपॉन टी, बेसिकली डी अपॉन टी वाले सेंस तो है। तो एम जो हमारा होगा वो किस में होगा? इस सेंस में। तो यहाँ पर हमें इसको क्या लेके चलना होगा? अप्रोक्स में एम की वैल्यू 6। भाई इसके निकटवर्ती जिसे बोलते हैं पास वाला एक रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, तो 6 हम m की वैल्यू लेके चल लेंगे। अगर m की वैल्यू हम 6 लेके चले तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू 14 इंटू 6, तो यहाँ से कितनी वैल्यू जाएगी इसकी? कितनी? 84। क्या करें भाई, हमें तो टेबल भी याद नहीं थे ना। 14 इंटू 6 इक्वल टू 84। ओके चलो, तो 84 mm ये हो गया। उसके बाद अभी भी ना ऐसे करते हैं छह चुप, ठीक है। उसके बाद ठीक है चलो हाँ, तो 84, ठीक है 84 mm बी की वैल्यू हो गई। उसके बाद अभी यहाँ तक हम पहुंच गए। देन अब सिक्स्थ पार्ट, हमें क्या चाहिए था? हमें m चाहिए था उस फॉर्मूले में और b चाहिए था, वो दोनों हमने निकाल लिए यहाँ से। अब हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या हो जाएगा? हमारी बीम स्ट्रेंथ। बीम स्ट्रेंथ कहाँ से निकलेगी? एफएस से। तो एफएस क्या हो जाएगा? अब हम निकाल सकते हैं सिग्मा बी इंटू वाई फॉर दी पिनियन, मतलब वीकर गियर, ठीक है, और इंटू में बी इंटू एम। इसको अब प्रोडक्ट को और बताइए कितना आ रहा है। ये वैल्यू थी 35.136 इंटू में 136 इंटू में या 418 जो भी आपने लिखा है, इंटू में बी की वैल्यू है हमारे पास 84, सॉरी हाँ वाई की वैल्यू हमारे पास निकली थी, ये हमारे पास नेट आ गया था 35.418 नेट था। ये नेट था। इनटू में बी की वैल्यू थी हमारे पास 84, ठीक है, और एम की वैल्यू अभी हमने निकाली 6, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बताइए कितना आ रहा है? 17 पॉइंट, हाँ मतलब किलो आपका न्यूटन में आ रहा होगा 7708, ठीक है 7708 न्यूटन या किलो न्यूटन में ये होगी, ठीक है। दिस इज द स्टैटिक फोर्स जो कि उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई। पांचवें स्टेप तक हमने बीम स्ट्रेंथ निकाली, छठे स्टेप तक। अब नेक्स्ट, अगर हमने एफएस निकाल लिया, क्योंकि ये चीज हमारी, क्या मैं इसके ऊपर डिजाइन करके सीधा ये बोल दूं कि डायमीटर इसका इसके हिसाब से आ रहा है, 6 के हिसाब से आंसर आ जाएगा? नहीं, हम क्या लेके चलेंगे अभी यहाँ पर? डायनामिक फैक्टर आल्सो। ये डायनामिक में क्या हो रहा होगा? एफ डी क्या था? एफ डी सेवेंथ स्टेप हम क्या लेके चलेंगे? डायनामिक लोड। डायनामिक लोड में एफ डी वाला रिलेशन याद करो अपने नोट्स में, आपने देखा होगा। ये था हमारा एफ टी इंटू सीवी और एफ टी अपॉन सीवी, ये चीज थी। इफ सीवी इज लेस देन 1 तब हम कौन सी वाली चीज लेके चल रहे थे? एफ टी अपॉन सीवी, ठीक है। इफ सीवी इज लेस देन 1 देन एफ टी अपॉन सीवी लेके चल रहे थे। तो हमें क्या लेके चलना है? ये जो हमारा एफ डी है वो एफ एस से छोटा होना चाहिए, यही तो हमारा कंसिडरेशन है। चलो भाई पहले ये चेक करो कि छोटा आ भी रहा है या नहीं। तो हम एक बार चेक करते हैं। सीवी की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3/3 प्लस वी, है ना। वी क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू बताओ क्या होती है? वेलोसिटी की वैल्यू
आर ओमेगा या फिर पाई डी एन बाई 60। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, पाई डी एन बाई 60 निकालिए कितनी आ रही है। डाया कैसे निकालोगे, डाया कैसे निकालोगे, यहाँ से हमने बस m निकाल ली थी, कहाँ गया वो जो हमने ये वाली चीजें थी, ये वाली यहाँ से फिर से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ ये गियर रेशो है, अगर हमें मॉड्यूल पता लग जाए तो डी वाई टी के हिसाब से हम गियर रेशो को ना लेते हुए हम मॉड्यूल से डायमीटर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टीथ हमारे पास कितने थे, T1 हमारे सॉरी Z1 हमारे पास कितने हैं 15, हमने मॉड्यूल अभी निकाला ना, मॉड्यूल इस वाले स्टेप में निकाला था 5th में, तो इस मॉड्यूल से हम D1 निकाल सकते हैं। D1 क्या हो जाएगा m इंटू Z1, m इंटू Z1, सो D1 हमारे पास आ गया 6 इंटू Z1 हमारे पास 15, 15 छक्का 90, ये हो गया D1 mm में। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ रहा है। ये डिजाइन कब के बेसिस पर हो रहा है, ये डिजाइन हो रहा है हमारा जब हम एक सिंपल स्टैटिक सेंस में लेके चल रहे हैं। याद रखिएगा ये डिजाइन हमारा स्टैटिक सेंस में है ना, स्टैटिक सेंस में D1 कितना हो गया 90, सीधा आंसर आ रहा है इस मॉड्यूल से। अगर आप एक m निकाल सकें तो आप सारी चीजों के डिजाइन कर सकते हो, m निकाल दे तो आप D1 निकाल सकते हो, D2 निकाल सकते हो, ठीक है, सब चीजें निकाल सकते हो, गियर रेशो पता हो तो आपको। ठीक है, ये जो D1 है वो कहाँ रखेंगे आप, यहाँ पर D1 N1। ठीक है, D1 N1 से आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 1 नहीं यार 1 पॉइंट में आएगी वेलोसिटी, तो 1.4137 1.4137 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी दी वेलोसिटी। अच्छा आपने mm में निकाली होगी, दिस विल बी दी मीटर पर सेकंड 1.4134। आप यहाँ पर मीटर पर सेकंड में रख के फिर कैलकुलेट करोगे इसे, तो CV कितना आ जाएगा 3/3 प्लस 1.4137, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, पॉइंट, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, हाँ 0.6797 ठीक है। अब आप याद करो जब हमने FT बाई CV की बात की थी तो CV क्या था हमारा, CV हमारे पास कितना आया है लेस देन 1, CV लेस देन 1 आया है। ठीक है, CV लेस देन 1 आया, CV लेस देन 1 के लिए FT अपॉन CV था, तो जरा FD बताइए कितना होगा, FT अपॉन CV, FT कितना आया था अभी, FT को हम क्या बोल सकते थे FS, याद है FT मैंने FS बोला हुआ था जब थ्योरेटिकल चीजें समझाई थी, तो FS अपॉन CV कितनी वैल्यू आ रही है, FS की वैल्यू थी 17.708 किलो न्यूटन में, डिवाइडेड बाय CV मतलब 0.6797, कितना आंसर आ रहा है 26.05, ठीक है 26.05 और 20.81। ओके सॉरी, आपने यहाँ पर FT जो है वो FT हुआ क्या करता है, ये तो हमारे FS है, सॉरी FT क्या था हमारे पास, FT क्या था, FT था हमारा T1 इक्वल टू FT इंटू R1, ये था ना FT हमारे पास। हम FT को FS इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि FD और FS में तो हम ये देख रहे हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ FS थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा FT, नहीं तो ऑलवेज क्या होगा FD, FS अगर यहाँ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा FS अपॉन CV, तो CV के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा वो, CV अगर छोटा तो हमेशा क्या होगा FD बड़ा, हमेशा FD बड़ा, हमेशा FD बड़ा, ये चीज थोड़ी चाहिए हमें, हमें तो FS और FD में रिलेशन चाहिए। तो FT क्या था हमारा T1 इक्वल टू FT इंटू R1, तो यहाँ पर जो FT निकलेगा वो कितना निकलेगा, FT जो है वो कितना निकलेगा यहाँ से, FT इक्वल टू T1 अपॉन R1, या R1 को हम क्या लिख सकते हैं D1/2, ठीक है, सो 2T1 अपॉन में D1, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है FT1 की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है 14.147, FT1 निकल के आ रहा है 14.147 किलो न्यूटन, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है 14.147 किलो न्यूटन। ये FT1 कहाँ रखोगे यहाँ पर, दैट विल बी 14.147 किलो न्यूटन। अब इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, ठीक है 20.81, ये कितना आ रहा है किलो न्यूटन, ठीक है। तो FD अब बताइए मेरा, FD मैंने यहां से निकाला FT1 से, यहाँ पर FS का कोई काम नहीं, इस वाले FD में FS का कोई काम नहीं,
एफएस से तो रिलेट करना है, यहाँ पर मैं क्या लिख के चलूंगा, एफ टी अपॉन सीवी, और एफ टी क्या है मेरा, टी से निकाल के लेके आए, टॉर्क से निकाल के लेके आए, तो आंसर क्या है 20.81। अब बताइए 20.81 एफएस से बड़ा है या छोटा है? ठीक है, बड़ा है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास आउटकम क्या निकल के आया, एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस। ये जो गियर है अगर आप एफ एस के हिसाब से डिजाइन कर दिया, समझो जरा इस चीज को, अगर आपने डिजाइन गियर को डिजाइन कर दिया एफ एस के हिसाब से, एफ एस के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि आपने डायमीटर रखी 90 mm, ठीक है, और दूसरे की डायमीटर रखी 9 या 27 मतलब 270 mm, तो 90 mm एंड 270 mm के हिसाब से अगर आपने ये डिजाइन किया, कितने के हिसाब से, 20 किलोवाट पावर के हिसाब से, ठीक है, 20 किलोवाट पावर के हिसाब से अगर इसे आप डिजाइन करोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, डायनामिक में टूट जाएगी या नहीं, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक में कितना झेल पा रही है, एफएस, मतलब 17.708 इस पर ये झेल सकती है, क्योंकि इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 120 इसकी और 100 इसकी, तो ये झेल पा रहा है, ठीक है। बट क्योंकि एफडी इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जैसे डायनामिक में पहुंचा, ये रोटेशन में पहुंचा, ये चीज क्या हो गई, ब्रेक, इसका मतलब हमारा डिजाइन हो गया बेकार। तो हमें डिजाइन फिर कैसे करना, यहाँ तक की जो हमारी मेहनत है फिर बेकार हो गई नहीं। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ एफ डी इज ग्रेटर देन एफ एस, इसका मतलब यहाँ की ये जो डायमीटर्स हैं ये 90 और 270 नहीं हो सकती, तो फिर क्या होंगी, फिर क्या होंगे। अब इस चीज को देखो, अगर ये चीज हमें अब न्यू लेके चलनी है, तो न्यू लेके चलने के लिए आप एम की वैल्यू फिर से चेंज करोगे, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर डायमीटर की चेंज होगी, क्योंकि अगर हमने डायमीटर चेंज किए तो ऑब्वियस है यहाँ पर एम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एफ डी के बेसिस पर एफ हमारा एफ एस क्या आना चाहिए, हमारा एफ एस इस एफ डी से क्या होना चाहिए, ज्यादा, हमारा एफ एस इस एफ डी से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और वो हमारा एफ एस एफ डी से ज्यादा कब आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि इसके नंबर ऑफ टीथ कितने रखने हैं, 15, इसके नंबर ऑफ टीथ कितने रखने हैं, 15, और अगर हमने नंबर ऑफ टीथ 15 रखने हैं तो उसके सेंस में आप सोचिएगा कि यहाँ नंबर ऑफ टीथ 15 है, मतलब हमारे पास जो सिग्मा बी इंटू वाई है उसमें वाई क्या हो गया, फिक्स हो गया, और अगर y फिक्स हो गया तो सिग्मा b फिक्स हो गया, तो सिग्मा b और y तो हमारे लिए फिक्स हो गए, हमारे पास चेंजेस क्या कर सकते हैं हम, bm, ठीक है, bm चेंजेस कर सकते हैं, तो वही सेंस हमें लेके चलना होगा, ठीक है। हम मॉड्यूल अगर चेंज कर सके तो मॉड्यूल की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, इस एफ डी और एफ एस के सेंस में हमारा एफ एस कितना होना चाहिए, कम से कम। अब इसका आंसर दो, हमारा एफ एस कितना होना चाहिए, कम से कम एफ डी के बराबर, आंसर समझ में आ रहा है ना, एफ एस हमारा कम से कम कितना होना चाहिए, एफ डी के बराबर, और एफ एस हमने इससे भी ज्यादा कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हम कम से कम एफ एस को एफ डी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो 8th स्टेप आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि इस कंडीशन में हम क्या रखेंगे कि जो हमारा स्टैटिक में मैक्सिमम जो हमारा डायनामिक में फोर्स है वो शुड बी इक्वल टू एफ एस की, मतलब हमारा एफ एस किसके बराबर होना चाहिए, फॉर द सेफ लिमिट, ऐसे लिख देंगे, फॉर सेफ कंडीशन fs should be equal to fd, बट ये fs यहाँ पर आप 17.70 नहीं लिखोगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, fd के बराबर, मतलब fs की वैल्यू कितनी आप लेके चलोगे, यहाँ पर fd के बराबर मतलब 20.81 बराबर fs की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन तो अभी भी वैलिड होगी, है ना, बस मैग्नीट्यूड ही तो इतना रहा है, इक्वेशन अभी वैलिड है, क्या, सिग्मा बी इंटू वाई वीकर गियर इंटू में b इंटू एम, ठीक है। अब ये b क्या है, b है साई एम, b क्या है, साई एम, ठीक है, तो b को साई एम लिख दें, सिग्मा b इंटू वाई इन फॉर वीकर गियर इंटू साई एम इंटू एम लिख सकता हूं। ये मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि इसके बराबर आना चाहिए, किसके, 20.81 किलो न्यूटन के, इसको किलो न्यूटन को चाहे तो न्यूटन में लिख लो, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास ये फाइनल आएगा, साई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 14, है ना, m का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 35.148, तो यहाँ लिख दो इसे 35.148, ठीक है, मेगा पास्कल में है, ठीक है, तो मेगा पास्कल है तो 10⁻³ कर दो, 6 कर दो, ठीक है, सब न्यूटन में हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, इनटू में साई की वैल्यू 14 इनटू में m स्क्वायर इक्वल टू कितनी, 20.81 इनटू में 10⁻³, यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ से न्यू m की वैल्यू निकल के आई कि वो m जिसकी हेल्प से मुझे fs कितना मिले, 20.81, तो वो m की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कितनी आ रही है, 6.505 mm, तो यहाँ m की वैल्यू हम कितने के अप्रोक्स रखेंगे, 6.5 है तो 7 के,
इसका मतलब यहाँ मॉड्यूल 6 नहीं था, यहाँ मॉड्यूल हमें 7 लेना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई है? डिजाइन इस तरह के बेसिस पर चलता है कि हमने पहले स्टैटिक बेसिस पर निकाला, वो डिजाइन हमारा एफडी में फेल हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या लिया, एफडी के बराबर एफएस को रख के एक नया मॉड्यूल निकाला। इस मॉड्यूल के हिसाब से अब डिजाइन हो सकती है, करें, कर लेते हैं फिर, ठीक है। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई है 8th तक, ठीक है। आगे चले इस, हाँ बिल्कुल, अब ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी डायमीटर्स में। तो यहाँ पर जो हमारे पास 9th होगा, 9th में मैं चीजें लिख रहा हूँ फिलहाल, 9th में क्या हो जाएगा, मॉड्यूल हमारा कितना आया था 7, तो मॉड्यूल 7 आने के हिसाब से हमारी बेस विड्थ क्या हो गई, बेस विड्थ हो गई 14 इंटू 7, चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 98, ठीक है 98, ये mm में, ठीक। उसके बाद और क्या चीज हमारी आ सकती है, d1, ठीक है, d1 हमारा क्या आएगा, m इंटू z1, तो m इंटू z1 मतलब m की वैल्यू फिर से 7 इंटू z1 है 15, ये कितना हो गया 105, बिल्कुल ही कैलकुलेशन बोला हूँ, ठीक है, यहाँ पर 105 हो गया। उसके बाद यहाँ d2 भी निकाल सकते हैं, d2 कितना हो जाएगा, d2 कैसे निकालोगे, 3 टाइम्स यार, गियर रेशो सीधा 105 का कितना कर दोगे 3 टाइम, गियर रेशो थोड़ी चेंज कर दिया मैंने, गियर रेशो तो अभी भी वही है ना, हमने एम ही तो निकाला एफडी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर d2 की वैल्यू कितनी हो गई 315, ठीक, ये चीज यहाँ से निकल के आ गई। हमारे लिए ये डिजाइन वैलिड थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमने एफडी को सेफ लिमिट में निकाल लिया। इस चीज को चाहे प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर लो, कैसे प्रूफ करोगे, यहाँ पर एफएस की वैल्यू क्या निकल के आ गई 20.18, ये तो फिक्स है ना, एफएस की वैल्यू 20.18 है, ठीक है। एफडी कितना होगा, एफडी कहां से निकालोगे अब, समझो जरा, एफएस की वैल्यू इतनी आ रही है, एफडी की वैल्यू कहां से आएगी, डायनामिक की, डायनामिक की क्या 20.18 लोगे, यहाँ पर डायनामिक की वैल्यू क्या होती है, ft1 अपॉन cv, अभी जो रिलेशन था लिखा हुआ इसी से तो निकाला था, ये वाला जो आपने ये वाला रिलेशन निकाला था, fd इक्वल टू ft अपॉन cv, ठीक है, क्योंकि cv की वैल्यू लेस देन 1 है, वेलोसिटी तो हमारी वही चल रही है, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी में भी पाई d1 इंटू n1 अपॉन 60, तो d1 में चेंज होगा, तो पहले यहाँ पर मैंने लेस देन cv डिवाइडेड बाय cv इसलिए लिखा क्योंकि आपकी cv की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है, सॉरी cv की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो यहाँ पर हम ये चीज लेके चल रहे हैं। cv की वैल्यू क्या आएगी, आप चाहे तो उसकी वैल्यू पूरी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे 3 अपॉन 3 प्लस v, यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी पाई d1 n1 बाई 60, अब यहाँ d1 कितना है, अब यहाँ d1 कितना है, इस वाले के हिसाब से d1 की वैल्यू है 105, तो पाई इंटू 105 इंटू n1 कितना था 300, ठीक है, अपॉन 60, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है मीटर पर सेकंड में, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, वो वैल्यू किस में रखी जाएगी, इस वाले फॉर्मूले में, तब cv की वैल्यू क्या आएगी हमारी, इज ग्रेटर देन 1 निकल के, सॉरी इज लेस देन 1 निकल के 1.64, ओके 1.64 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां से आप cv की वैल्यू और बताओ, cv की वैल्यू कितनी आ रही है, वेरी गुड 0.6452, ऐसे कुछ निकल के आ रही है 0.6452, ये वैल्यू क्या है cv की लेस देन 1, cv अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा ft अपॉन cv, ft अपॉन cv, अब ft1 बताओ कितना होगा, ये ft1 डैश ले लो, ये cv डैश ले लो, सारे है ना, ये सारी चीजें क्या है डैश, मतलब ये न्यू कंडीशन में हमने ली है, तो ये ft1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क तो उतना ही जाएगा ना क्योंकि पावर उतनी थी, है ना, तो टॉर्क तो हमने वो लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 2t1 अपॉन d1, है ना, ये d1 कौन सा d1 डैश, ठीक है, n1 हमारा उतना ही रहेगा, पावर के हिसाब से चल रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो 2t1 अपॉन d1 डैश, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना ft1 इतना क्यों आएगा, ft1 की वैल्यू तो ज्यादा आएगी ना, ft1 की वैल्यू t1 की वैल्यू थी हमारी 636, ठीक है 636, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, चलिए मैं सीधा लिख देता हूँ, ft1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12.126, वेरी गुड 12.126 किलो न्यूटन, दिस इज द ft1 डैश। अब ये जो ft1 डैश है यहाँ रखोगे कितना है 12.126 किलो न्यूटन
डिवाइडेड बाई CV की वैल्यू है 0.6452। ये वैल्यू जो निकल के आएगी ना FD डैश, ये वैल्यू कितनी आ रही है 18 पॉइंट, वेरी गुड 18.73, 18.73 किलो न्यूटन। अब ये बताइए कोरस्पॉन्डिंग 18.73 जिसमें FD आ रहा है, FD डैश, उसके कोरस्पॉन्डिंग FS कितना था, उसके कोरस्पॉन्डिंग FS कितना था 17.708 या फिर 20? बताइए कौन सा था, FS तो एक ही होगा, कौन सा था? इसके कोरस्पॉन्डिंग FD डैश के कोरस्पॉन्डिंग मेरा FS कितना था, 20 था या फिर 17.708? 20। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम ये वैल्यू निकाल पा रहे हैं। आप ये चीज क्यों मिस कर रहे हो? देखो मैंने कहा ना कि ये लेंदी इतना क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के हिसाब से आप पूरा डिजाइन समझ लोगे गियर का। कभी भी कोई कन्वेंशनल या फिर ये सारी चीजें, और कम से कम डिजाइन ऑफ गियर से आपको ये तो पता लग रहा है मशीन डिजाइन है क्या, नहीं तो सिर्फ मशीन डिजाइन क्या पढ़ते थ्योरेटिकल, ये है एक्चुअल में मशीन डिजाइन। इसलिए एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आगे ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है? ये बस आपको बेसिक है जो मशीन डिजाइन एक्चुअल में होती है वो क्या होती है। ये कन्वेंशनल में मशीन डिजाइन में ये मेहनत करनी पड़ती है आपको, ठीक। यहाँ पर क्या था, सबसे पहले यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, अभी मैं वहां तक पहुंचा दिया आपको FS तक, ठीक है? FS को मैंने प्रूफ करा दिया कि FS इज ग्रेटर देन FD आया, 18.7 से 20 बड़ा है, मतलब वो सेफ लिमिट हो गई थी। वियर स्ट्रेंथ वाली बात अभी आगे करूंगा, उससे पहले इस चीज को फिर से समझ लो क्या कि डिजाइन ऑफ गियर में मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने किया यहाँ पर पावर के बेसिस पर टॉर्क की वैल्यू निकाली। T1 हमारे पास ये आ गया 636, मतलब एक जो हमारे पास ये वाला गियर है और एक जो हमारे पास ये वाला गियर है, हमें पता नहीं है D1 क्या यहाँ पर इसकी कितनी है, D2 यहाँ पर इसकी कितनी है, मुझे नहीं पता, ये डिजाइन करना है। इस डिजाइनिंग के लिए मुझे पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है, 20 किलोवाट। इस 20 किलोवाट के लिए मैंने टॉर्क कितना ट्रांसमिट करना है उसकी वैल्यू निकाल ली, कहां से, 2 पाई NT/60। इसमें क्या कोई रेडियस होती है? जब आपको पावर पता है और आपको स्पीड पता है तो रेडियस की जरूरत ही क्या है? मतलब रेडियस कुछ भी हो, मेरा टॉर्क तो हमेशा इतना रहेगा। बात समझ में आ रही है? किसके लिए? उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए। अगर मेरी 300 है और उसके लिए मेरी पावर 20 जानी ही है तो मेरा टॉर्क एक फिक्स है, वो रेडियस के हिसाब से मत समझो। रेडियस में होता है FT इंटू आर, टॉर्क इक्वल टू FT इंटू आर। वहां FT भी चेंज हो सकता है और वहां R भी चेंज हो सकता है, जबकि यहाँ क्या है, पावर इक्वल टू T ओमेगा। यहाँ मैंने पहले ही पावर कांस्टेंट कर दी, ओमेगा कांस्टेंट कर दिया, T फिक्स हो गया, ठीक है? तो ये मैंने T पहले निकाल लिया P और ओमेगा से, जो कि गिवन था। यहाँ से T फिक्स हो गया, T कभी चेंज नहीं होगा, चाहे FD करो चाहे FS करो, कुछ भी करो, T तो सेम हो गया। क्लियर? यहाँ से चले, उसके बाद गियर रेशो दे रखा है, गियर रेशो क्या रखेंगे, कांस्टेंट। भाई चाहे कितना भी बड़ा गियर कर लो, गियर रेशो अगर पहले ही दे दिया आपको 3 तो 3 टाइम्स से जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो गियर रेशो मैंने पहले ही आपको समझाया कि गियर रेशो में क्या क्या चीजें चेंज होंगी, तो उसके हिसाब से गियर रेशो लिख दिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर ये आपके पास टॉर्क, कि टॉर्क हमारे पास T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, गियर रेशो है तो T2 हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, मतलब 1909। ये भी फिक्स हो गई वैल्यू, ये भी फिक्स हो गई और ये भी फिक्स हो गई, दोनों चीजें फिक्स हैं, ठीक है? चलो अब आगे, ये तो हो गया टॉर्क के बारे में बातें, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर और क्या चीजें दी हुई है आपको, Z1 दिया हुआ है, तो Z1 अगर 15 दिया हुआ है तो पहले से फिक्स है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टीथ है इसके, वो फिक्स है पहले से Z1। मॉड्यूल चेंज हो सकता है, डायमीटर चेंज हो सकते हैं, सोचो जरा यहाँ पर, अभी हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, डिजाइन हम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखे हैं, नंबर ऑफ टीथ 15 दे रखे हैं। अभी ये नहीं पता कि उसका डायमीटर कितना है कि नहीं? अभी मेरा डायमीटर चेंज हो सकता है, 15 के लिए मेरा डायमीटर बड़ा भी हो और 15 के लिए मेरा डायमीटर छोटा भी हो सकता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मॉड्यूल पर, है कि नहीं? अगर इसका एक मॉड्यूल मैं निकाल लूं तो ऑब्वियस है फिर इसका मॉड्यूल सेम होगा, इसका जो मैं मॉड्यूल निकाल लूंगा फिर इसका मॉड्यूल सेम होगा, जो आपके पास पिनियन एंड गियर का मॉड्यूल है वो सेम होगा। बट पहले मॉड्यूल भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आप एक डायमीटर दोगे ना, है ना? आपके पास नंबर ऑफ टीथ है 15, बट वो 15 कितने डायमीटर पे चढ़ा रहे हो ये नहीं पता, तो आपने क्या करना है, मॉड्यूल निकालना है पहले, ठीक है? आपका क्या यहाँ से आएगा, नंबर ऑफ टीथ तो अब पता है, इधर 15 होंगे तो इधर 45 होंगे, ये भी फिक्स है, कहाँ से पता है, गियर रेशो से, इधर 15 इधर 45, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है? आपको गिवन क्या क्या है ये चीज समझ में आ रही है, जो कि इंडिपेंडेंट है, टॉर्क इंडिपेंडेंट है, ठीक है? नंबर ऑफ टीथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है? बात क्लियर हो गई कि 15 इधर तो 45 इधर, चाहे वहां पर FD की बात करो चाहे FS की बात करो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, ठीक? यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई है। अब आगे चलो, इसके बाद ये के वाला फैक्टर था वो समझ लिया था आपने, है ना, उसका क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, अब ये देखना है मुझे कि वीक गियर कौन सा है इनमें से, जिससे कि मैं मॉड्यूल निकाल सकूं,
जिससे कि मैं आगे की एनालिसिस कर सकूं। तो मैंने क्या किया, मुझे वीक गियर बनाना है। वीक गियर की इक्वेशन में क्या होता है, सिग्मा बी इंटू वाई। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ टीथ पता है, मुझे पता है कि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल के दिया था जिसमें हमने वाई की वैल्यू ये निकाली थी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो अगर जेड बढ़ेगा मेरा तो वहां का वाई क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर मेरा जेड बढ़ेगा तो वहां का वाई क्या होगा। ठीक है, अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये वैल्यू क्या होगी, कम, तो ये वैल्यू बढ़ेगी भाई। ठीक है, उल्टा बोल रहे हो, जेड बढ़ेगा तो वाई क्या होगा, बढ़ेगा। ये निगेटिव में है ना, उस दिन समझाया भी था निगेटिव में, तो जेड बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, और अगर ये वाई बढ़ेगा तो वाई वाला ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास जो हमारी बीम स्ट्रेंथ है वो आपको दी हुई है, कौन कौन सी, सिग्मा बी की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए भी इसके लिए भी। ये मटेरियल जो है वो 100 मेगापास्कल झेलता है, और ये मटेरियल जो है वो 120 मेगापास्कल झेलता है, ये दे रखा है पहले से। ठीक है, अगर ये 120 झेल रहा है, ये 100 झेल रहा है। ठीक है, बट मुझे प्रोडक्ट चाहिए होता है, ये प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, सिग्मा बी इंटू वाई का प्रोडक्ट। वो सिग्मा बी इंटू वाई का प्रोडक्ट इसके लिए क्या निकल के आया, ज्यादा। भले से इसका सिग्मा भी कम था, बट इसके लिए क्या निकल के आया, 42 ज्यादा, क्योंकि इसके लिए वाई क्या था, ज्यादा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टीथ क्या है, ज्यादा, 45। तो 45 ज्यादा 100, ये वाई बढ़ेगा, ये वाई बढ़ेगा तो ये वाई बढ़ेगा, और ये वाई बढ़ा तो मेरा सिग्मा बी इंटू वाई की वैल्यू ज्यादा आ गई। इसका मतलब ये क्या है, मेरा स्ट्रोंगर। क्या मैंने इसमें मॉड्यूल का यूज किया कहीं, या क्या डायमीटर का यूज किया, नहीं। स्ट्रोंगर बताने के लिए मैंने कहीं पर भी मॉड्यूल का यूज नहीं किया, स्ट्रोंगर बताने के लिए, एफएस बताने के लिए नहीं, स्ट्रोंगर बस। तो स्ट्रोंगर ये है तो वीकर ये है, इसमें अभी मॉड्यूल की बात कहीं नहीं हुई। ठीक है, वीकर बता दिया मैंने, किससे बता दिया, सिग्मा बी इंटू वाई से, सिग्मा बी इंटू वाई से मैंने वीकर बता दिया। बट अब जो वीकर कितना मैक्सिमम स्ट्रेंथ अपने अंदर रख रहा है ये बताना है, उसमें मुझे मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, है ना, कि वो कितना वीकर गियर कितना फोर्स झेल पा रहा है। क्योंकि जब टॉर्क लगेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वो कितना फोर्स झेल पा रहा है कि वीकर गियर टूट जाए। तो वो जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं आपकी लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन, मतलब एफएस। तो वो एफएस मेरा कितना लग रहा है, वो लुईस बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से हमने निकाला था, प्रूफ किया था। वो इक्वेशन क्या थी हमारी, वो इक्वेशन थी ये, एफएस इक्वल टू, कहां गई भाई, यहां पर, एफएस इक्वल टू सिग्मा बी वाई ऑफ वीकर गियर इनटू बीएम। अब इसके बीएम को, प्रोडक्ट को निकालने के लिए, सिग्मा बी इंटू वाई तो पता लग गया था आपको, निकाल भी लिया आपने, बीएम और निकालना है ना भाई। हम गियर का टूथ कैसा बनाए, वो किसने हमें दिया प्रूफ, बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन ने, लुईस इक्वेशन ने। ठीक है, उसने हमें ये फॉर्मूला निकाल के दिया। इस इक्वेशन में टूथ का बेस कितना ले, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। 14 इंटू एम है, उसका बेस कितना ले, साथ ही उसका मॉड्यूल कितना ले, वो हमें चाहिए, मॉड्यूल चाहिए। तो मॉड्यूल के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा। पहले मॉड्यूल निकालना है। मॉड्यूल कैसे निकलेगा, मॉड्यूल रिलेट कर रहा है टॉर्क से, कौन से फार्मूले से, इससे। देखो अभी तक टॉर्क और मॉड्यूल रिलेट नहीं कर रहे थे, इसमें आप रिलेट करेंगे, है ना। एक हमारे पास डिजाइन फॉर्मूला है क्या, कि मॉड्यूल की वैल्यू टॉर्क पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कितनी, T1 अपॉन सिग्मा वी वाई इंटू साई इंटू Z1। नंबर ऑफ टीथ तो Z1 हो गए, Z1 तो M से रिलेट करते हैं, ये आपको भी पता है। ठीक है, अगर हम Z को M से रिलेट करेंगे दूसरे के लिए भी, तो भी पता है कि M और dy/t हमारा रेशो सेम होगा, बट टॉर्क का नहीं रहता। तो यहाँ पर टॉर्क का और M का एक रिलेशन दे रखा है। इस टॉर्क के बेसिस पर, इस साई के बेसिस पर, इस Z1 के बेसिस पर, इस वीकर गियर के बेसिस पर हमारे पास मॉड्यूल कितना निकल के आया, 6। ठीक है, ये 6 निकल के आया। इस 6 ने क्या निकाला, इस 6 ने हमारे पास एफएस की वैल्यू निकाल के आई 17.708। ये मेरे पास एफएस है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, ये बॉडी अगर इस पर 17.708 का अगर मैं स्टैटिक फोर्स दे दूं तो ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रेक होने की कंडीशन में होगी। मतलब ये इसका वर्ज होगा, एक्सट्रीम होगा। इस पॉइंट के बाद अगर 18 किलो न्यूटन दे दूं तो ये टूट जाएगा, मतलब ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो 17.708 कहां से निकल के आया मेरा, इस स्ट्रेंथ इक्वेशन से। ठीक है, इसके लिए मॉड्यूल कितना आया, 6। तो अब 6 के हिसाब से ये स्ट्रेंथ इक्वेशन निकल के आई थी। तो 6 अगर ये था तो हम डिजाइन कितना कर सकते हैं यहाँ। ये मॉड्यूल कहां से निकला, ये मॉड्यूल निकला उस फॉर्मूले से। ठीक है, इस मॉड्यूल की वैल्यू कहां से आई, 6 वाली की फॉर्मूले से। फॉर्मूले की वैल्यू से हमें क्या क्या मिला, D1 की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पर, M इंटू Z1, 6 इंटू Z1, 6 इंटू Z1 की वैल्यू क्या थी, 15, 15 छक्का 90। इसका मतलब 19 mm का ये वाला हो गया, तो 270 का ये वाला हो गया। डिजाइन हमारा ऐसा हो जाता है।
बट हमें एक चीज और चेक करनी होगी, ये तो यहाँ तक हो गया, एम से आप सीधा बना सकते हो स्टैटिक का, बट क्योंकि डायनामिक में है जाता है इसलिए आपको एफडीवी चेक करना होगा। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी? अब आपको एफडीवी चेक करना होगा, तो एफडी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था एफटी इंटू सीवी या एफटी अपॉन सीवी। ये तब यूज करते हैं जब सीवी की वैल्यू क्या होती है, इज लेस देन 1। ये तब यूज करते हैं जब सीवी की वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लिखवा रखी थी। तो यहाँ हमने क्या किया, एफटी अपॉन सीवी में पहले सीवी की वैल्यू निकाली। सीवी की वैल्यू क्या है, गिवन है क्वेश्चन में 3 अपॉन 3 प्लस वी। तो वी की वैल्यू क्या होगी, वी होती है इस पॉइंट पर वेलोसिटी, कहां पर, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी। कैसे निकलेगी, पाई d1 n1 अपॉन 60। अब इस वेलोसिटी में ही क्या है, उसका डिजाइन, जो कि आपने m को ले रखा है 6, है ना, उसके हिसाब से इसका d1 निकाला था आपने 90, तो उसके हिसाब से वेलोसिटी है ना। अभी समझ रहे हो, वेलोसिटी किसके हिसाब से, उस d1 यानी कि उस m1 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर उसके हिसाब से कितनी आई वेलोसिटी, वेलोसिटी निकल के आ गई 1.4137। ये वैल्यू सीवी में रखोगे, आंसर निकल के आया 0.6797, है ना। ये सीवी, वहां पर सीवी नहीं आएगा जब आगे देखेंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप किस में रखोगे, एफडी में। तो एफटी क्या है, एफटी वो चीज है जो टॉर्क से रिलेट करते हुए आया है ना। ये मेरा एफएस नहीं होगा, ये क्या है मेरा, ये है मेरा एफटी। एफटी क्या होता है, जो हमारा टॉर्क है उस पर्टिकुलर डी1, याद रखो उस पर्टिकुलर डी1। ये डी1 किसके बेसिस पर आया था, ये आया था एम1 के बेसिस पर, जो अभी आपने एम निकाला था 6 फॉर्मूले से। उस स्टैटिक सेंस में जो आपने एम1 निकाला, वहां से आया डी1, तो ये फॉर्मूला डी1 के सेंस में ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने एफ टी1 की वैल्यू निकाली 14.147। ठीक है, वो 14.147 किलोन्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ध्यान से समझो, यहां पर क्या है, एक तो है एफ एस 17.708, ये क्या है, ये है मेरी एक्सट्रीम वैल्यू इन दी स्टैटिक कंडीशन। टूथ को इतना फोर्स झेल सकता है, दिस इज द बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन ना। टूथ कितना फोर्स झेल सकता है, 17.708। इसमें क्या मैंने टॉर्क की वैल्यू यूज की, नहीं, मैंने सिर्फ मॉड्यूल निकाला टॉर्क की हेल्प से। बाकी ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये किससे है, बीम स्ट्रेंथ इक्वेशन से, एफएस की। तो इसका मतलब 17.708 से वो ज्यादा फोर्स नहीं झेल सकता। बट एक्चुअल में उस पर कितनी लग रही है, एक्चुअल में उस पर कितनी लग रही है, वो कहां से मिली हमें, वो मिली है इस वाले फॉर्मूले से। कौन से वाले से, इस वाले फॉर्मूले से, P1 इंटू D1/2। बट ये जो D1 है, ये कौन सी कंडीशन में माना हुआ है, उस M से जो कि हमने, जिससे हमने बीम स्ट्रेंथ भी निकाली थी। 6 के हिसाब से ये वाला D1 लिया गया है, D1 की वैल्यू है 90। तो यहाँ पर जो हमारे पास FT1 है वो एक्चुअल में लग रहा है। एक्चुअल में कितना लग रहा है यहाँ पर, FT1 लग रहा है 17.708 मैक्सिमम की कैपेसिटी है स्टैटिक में, जबकि कितना लग रहा है, लग रहा है 14। ये आया था 14, FT1 14, तो 14 लग रहा है, ये है स्टैटिक में लगता हुआ। स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, 17। समझो जरा, स्टैटिक में कितना लग रहा है, 14, आपने प्रूफ किया M 6 के हिसाब से। स्ट्रेंथ कितनी आई थी 6 के हिसाब से, 17। ठीक है, 6 के हिसाब से 17। जबकि अभी क्या रह गई है इसमें एक चीज, डायनामिक। स्टैटिक में एक्चुअल कितना लग रहा है, 14, स्ट्रेंथ कितनी है, 17, जबकि भी डायनामिक वाला भी तो है, डायनामिक की भी तो वैल्यू निकालोगे। डायनामिक की वैल्यू कहां से निकाली, उसी 6 के हिसाब से, M6 के हिसाब से डायनामिक की वैल्यू निकाली, FT अपॉन CV से कितनी आ गई, 20.81। गड़बड़ हो गया, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में स्टैटिक कितना लग रहा है, 14, है ना। स्ट्रेंथ कितनी है, उसी M के हिसाब से, उसी मॉड्यूल के हिसाब से 17, बट उसी मॉड्यूल के हिसाब से FD कितना आ गया, 20। इसका मतलब तो ब्रेक हो गया। बात क्लियर है, इसका मतलब मुझे क्या है, उसी नंबर ऑफ टिथ, उसी टॉर्क, ठीक है, के लिए मुझे अभी मॉड्यूल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मॉड्यूल बढ़ाएंगे तो मटेरियल क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको याद है ना, मॉड्यूल क्या होता है, dy/t, मतलब जितना आप डायमीटर ज्यादा रखोगे उतने में उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर मॉड्यूल आप बढ़ाओगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एफएस ज्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में भी देखा है सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी एम। अगर एम बढ़ेगा तो मेरा एफएस ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर मैं गियर की मॉड्यूल बढ़ा दूं तो उसकी एफएस बढ़ा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर एफडी क्या निकल के आ गई मेरी, उस 6 एम के लिए एफडी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, उस 6 एम के लिए एफडी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एफएस से ज्यादा। इसका मतलब वो तोड़ेगा ही। 6 मॉड्यूल पर कोई फायदा नहीं है। 6 मॉड्यूल का माइंड में चल रहा है ना, छोटा सा वो डायमीटर वाइज एक रिलेशन, ठीक है। तो जो मॉड्यूल है वो 6 के हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है। आप क्या करोगे, कैपेसिटी और बढ़ाओ, मतलब मॉड्यूल और बढ़ाओ, तो क्या होगा, हो सकता है मेरा एफएस एफडी से बढ़ जाए।
ठीक है, तो वो चीज मुझे करनी है, इसीलिए मैंने फिर से मॉड्यूल निकालना चाहा। तो किसके बेसिस पे निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा कि यार एफएस की वैल्यू 17.70 से काम नहीं चल रहा, मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए कम से कम इतना, कम से कम 20। तो 20 के बराबर मैंने ये इक्वेशन रखी, जिसमें मैंने सीधा bm को साई m करके और m स्क्वायर कर लिया। तो अब मुझे m की वैल्यू क्या मिली? यहाँ से 7m। बात क्लियर है? ये 20 आई है उसी फॉर्मूले से, कौन से? जिससे हमने m निकाला था। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि ये 20 हमारी कहीं m बिना m के आ गई, बिना m के नहीं आई है, m की 6 की वैल्यू के हिसाब से fd की वैल्यू इतनी आई है। बट इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि 20 से कम पर बॉडी टूट जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हमारी एफडी की वैल्यू 20 से 20 आ रही है और एफएस की वैल्यू थोड़ी सी भी कम आएगी तो बॉडी टूट जाएगी। इसका मतलब हमें क्या लेके चलना होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग एम कितना लेना चाहिए? तो कितना लेना चाहिए? 7। इसके कोरस्पॉन्डिंग एफएस को बराबर रखते हुए ये वैल्यू आएगी 7mm। अब 7mm के हिसाब से हमने क्या किया? डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन 7mm के हिसाब से ये हो गया। अब ये जो डिजाइन हमने किया है, कौन सा? फिर से वही। अब ये जो डिजाइन हमने किया है 7mm के हिसाब से मॉड्यूल, इससे क्या निकल के आया? मुझे 105 ये आया, 315 ये आया। ठीक है, यहाँ 15 टीथ थे, यहाँ 45 टीथ थे। अब मैं फिर से वही चेक करूंगा, ध्यान से समझो। अब क्या होगा कि यहाँ पर एफएस मैक्सिमम कितना होगा? एफएस जो इसकी स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? एफएस कितनी होगी? अब बताओ यहाँ पर एफएस कितनी होगी 105 और 315 के हिसाब से? 20.81 जो आ गया। अब आंसर तो 17 तो नहीं है ना? अब तो क्लियर हो गया ना एकदम? जो आप आंसर दे रहे थे कि 17 है सर, 17 तो नहीं है, एकदम क्लियर। अब क्या है यहाँ पर? इसके हिसाब से एफएस कितनी है? 20, क्योंकि आपने 20 के हिसाब से तो 200 105 कैलकुलेट किया ना, है ना? तो यहाँ पर हो गई 20.81। ये मेरी एफएस है। एक्चुअल में कितना एफटी लग रहा है इस डायमीटर के हिसाब से? ये भी चीज तो थी ना एक। एफटी जो है वो है एक्चुअल वाला, जैसे वहां पर आया था 14, ठीक है, 17 एफएस आया था, 14 एफटी आया था। तो यहाँ पर सोचो जरा एफटी कितना लग रहा होगा इस डायमीटर के हिसाब से? कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है? 636 जो पहले था, फिक्स था वो, तो एक स्पीड के लिए। तो यहाँ पर 105 के हिसाब से एफटी मेरा कितना आया था? मैंने आंसर निकाला, कितना आया था? 12। ये आया था 12। इसका मतलब 12 आ रहा है किलो न्यूटन इतना। ये है मेरा स्टैटिक एफटी। अब फिर से वही सेंस, स्टैटिक एफटी कितना है? 12। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 20। अभी क्या चीज चेक करूंगा? एफडी। क्या चीज चेक करूंगा? एफडी के डायनामिक में क्या मेरे 20 से ज्यादा तो नहीं पहुंच रही है ना? तो एफडी चेक करने के लिए फिर से क्या करोगे? एफटी अपॉन सीवी। एफटी अपॉन सीवी इसलिए लिया क्योंकि सीवी की वैल्यू आ रही है <1, तो सीवी की वैल्यू 3/3 प्लस बी। अब वेलोसिटी हमारी वो पुरानी वाली नहीं होगी 1.41, अब वेलोसिटी होगी जो नया वाला डायमीटर है उससे, तो यहाँ की वेलोसिटी आ रही है ना? तो वो वेलोसिटी हमने रखी 1.64, उससे हमने सीवी की वैल्यू निकाली 0.6452, वो रखी यहाँ पर। आंसर क्या है? 18.73। बस यही चीज हमें चाहिए थी कि एफडी की वैल्यू हमारी एफएस की मैक्सिमम कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। तो दैट विल बी द आंसर। 18.73 से ज्यादा है एफएस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये सेफ हो गया। एफडी से अगर एफएस बड़ा आ गया तो ये हो गया मेरा सेफ। बात हो गई क्लियर? यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो गई एकदम? ये होते हैं डिजाइन पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हमने यहाँ पर एक चीज और यूज की है, कौन सी? एक चीज और है वियर स्ट्रेंथ। तो वियर स्ट्रेंथ को भी चेक करना है। तो अब वो वाला फॉर्मूला देखो जो मैंने कंडीशन लास्ट में समझाई थी, वियर स्ट्रेंथ। वियर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है, इसका एक नाम भी होता है, दैट इज द बकिंघम। इसे हम बकिंघम इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या नाम, क्या इक्वेशन थी वो? बकिंघम इक्वेशन देखिएगा, क्या इक्वेशन थी? Q इंटू डी इंटू के इंटू बी। ये क्या थी हमारी? बेसिकली किससे रिप्रेजेंट किया था? एफ डब्ल्यू से, है ना? यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज थी, Q था कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सीधा लिख दोगे क्या? 2G अपॉन G +1 या -1? +1। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल गियर है यहाँ पर एक्सटर्नल तो प्लस लूंगा, माइनस नहीं लूंगा। साथ ही D कितना है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डायमीटर है तो ये तो आप D1 ले लोगे क्योंकि वीकर गियर की बात करोगे। तो D1 हो गया 105। वेरी गुड, 105 mm, है ना? यूनिट ध्यान रखना, अगर mm में लेके चलोगे तो mm में लेके चलना। K क्या था? K था हमारे पास एक फैक्टर, और उस फैक्टर की वैल्यू क्या थी? सिग्मा ES का स्क्वायर इंटू साइन फाइव और साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5 अपॉन 1.4, 1/E1 + 1/E2।
ठीक है, ओके। और यहाँ पर बी क्या था, बी था हमारे पास 14, ठीक है। एम की वैल्यू क्या थी यहाँ, अभी जो हमारी फाइनल निकल के आई सेफ साइड में 7, तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू लिखोगे 14 इंटू 7 मतलब कितने हो गया भाई 98, ठीक 98, ठीक है। तो हमारे लिए मेन चीज क्या है यहाँ पर, ये चीज तो आराम से आ जाएगी 2 इंटू 3 अपॉन कितना, ये 3 + 1 मतलब 2 × 6 अपॉन 4 मतलब कितने हो गई 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5, सही है। कैलकुलेशन में क्या होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकाल लो। फाई की वैल्यू आपको 20 डिग्री दे रखा है, 20 डिग्री इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है ना, तो 20 डिग्री ये हो गया, ठीक है। E1 E2 आपको दे रखे हैं लास्ट में क्वेश्चन में, सिग्मा ES आपको दे रखा है लास्ट में क्वेश्चन में, तो के निकालना भी यहाँ से सीख लो। ये क्वेश्चन था हमारा, ये रहा, ये E1 E2 दे रखी है और के की सिग्मा की वैल्यू दे रखी है ES की 600 मेगापास्कल। कैलकुलेट करो जल्दी से और आंसर बताइए कितना आ रहा है, FW की वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ फॉर्मूला, हाँ अच्छा ये रहा, सिग्मा ES स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5/1.4 1/E1 + 1/520 होगा, ठीक है। तो के की वैल्यू मैं फिलहाल लिख दूं क्या, है ना, फिलहाल मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। सीधी वैल्यू आ रही है यहाँ पर के की 1.319, 1.319। अब क्या करोगे, ये वैल्यू सब FW में पुट कर दोगी, तो FW की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 इंटू डायमीटर की वैल्यू कितनी है 105 mm, याद रखना mm में है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होगी 1.319, है ना, mm के सेंस में अगर निकाली तो, ठीक है। साथ में यहाँ पर बी की वैल्यू होगी 98, ठीक है। तो यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 20.36, कितना 20.36 है ना, किलो न्यूटन, ये आ गया FW। अब मुझे एक बात बताइए, ये है मेरी वियर स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ FD से ज्यादा होनी चाहिए कम, FS से ज्यादा होनी चाहिए कम, आप खुद से मुझे आंसर दो जो मैंने समझाया था, देखते हैं कितना सही आंसर देते हो आप। मैं यहाँ पर 3 चीज लेके चल रहा हूँ, FD FS FW। डिजाइन के लिए आप किस किस को कंपेयर करोगे, वियर स्ट्रेंथ के लिए, है ना, किसको कंपेयर करोगे, FW को FS से करोगे या FW को FD से करोगे। बस यही थोड़ा सा आपको सोचना है, FW को FS से करोगे या FW को FD से करोगे। FD से क्यों नितेश जी, क्यों सिर्फ आप इसी चीज पे फिक्स हो गए, क्यों सिर्फ FD से ही, क्यों FW को FD से ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास एक्चुअल फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है FD, आगे की दोनों चीजें क्या है हमारी, अगर दोनों ही FD से, FS भी मेरा FD से बड़ा हो और FW भी मेरा FD से बड़ा हो, तो FD अगर मैंने झेल ली तो मेरा मटेरियल सेफ है ना, बस मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, समझ रहे हो ना। FD जो है एक्चुअल में लग रहा है ना, एक्चुअल में डायनेमिक लोड इतना है, मुझे इससे बड़े करने इन दोनों को, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सुटेबल हैं तो मेरी चीज हो गई है सेफ, क्योंकि आप अगर ऐसे सोच रहे हो FW अपॉन इज ग्रेटर देन FS, तो यहां गलती कर रहे हो, क्यों होना चाहिए ऐसा वियर स्ट्रेंथ के सेंस में, बट अगर मेरा यहाँ पर FS मेरा मैक्सिमम पहुंचे तब की बात है ना, मेरे पास एक्चुअल में फोर्स कितनी लग रही है FD, आप क्यों FS के बारे में सोच रहे हो, क्यों FW के बारे में सोच रहे हो, आप तो सिर्फ ये देखो ना FD से ये दोनों चीजें बड़ी हैं नहीं, है ना, क्योंकि FD लग रहा है ना, FS के बराबर तो एक्चुअल फोर्स नहीं लग रहा ना, जो आप FS और FW को कंपेयर करने लग रहे हो कि वियर में सेफ है या नहीं है। वियर में सेफ होने का सेंस सिर्फ और सिर्फ कितना है कि मेरा FW FD से बड़ा होना चाहिए, बस अगर मेरा FW FD से छोटा हो जाए तब ये गड़बड़ हो गया। मेन चीज बस ये है कि अगर मेरा FD से FW छोटा है, ठीक है, तब मेरे पास डिजाइन अभी और कुछ देखना पड़ेगा मुझे, बात समझ रहे हो कि वियर स्ट्रेंथ मुझे कैसे ना कैसे करके बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ये फैक्टर्स मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, सिग्मा ES को बढ़ाना पड़ेगा जो भी मुझे करना है यहाँ पर, मतलब मुझे FW को बढ़ाना पड़ेगा, अगर मेरी ये FW इस
18 से कम आ जाए। एफडी की वैल्यू आई थी 18, तो 18 से कम नहीं आनी चाहिए एफडब्ल्यू। मेरी क्या है 18 से ज्यादा, इसका मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, एफडब्ल्यू इज ग्रेटर देन एफडी, मतलब क्या है मेरी, फिर से सी। बस एफडी से चीजों को बढ़ा रखना है, जो भी हमारी स्ट्रेंथ क्राइटेरियाज है। ये मेरा वेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, वो मेरा बीम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है। बात क्लियर हो गई है? तो यहां से हमारे पास जो, अगर ये दोनों चीजों में आप सेटिस्फाई कर रही है, दोनों चीजों में सेटिस्फाई कौन सी डायमेंशन कर रही है मेरी, दोनों चीजों में सेटिस्फाई कर रही है मेरी ये वाले डायमेंशन। इसका मतलब आंसर क्या हो गया मेरा, ठीक है। डिजाइन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये बस ये चार चीजें तो इंपॉर्टेंट है। पूरा डिजाइन आपने कर लिया, चार चीजें निकालने में ये टाइम लगता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। पहले बता दीजिए क्लियर हो भी गया या नहीं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसे कहते हैं डिजाइन प्रोसेस, ठीक है, डिजाइन प्रोसीजर्स, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ये तो हो गया एक तरह से कन्वेंशनल या फिर एक तरह से एमडी का एक एक्चुअल पार्ट की हमारी डिजाइन ये होती है। अगर आपसे कभी भी डिजाइन के बारे में पूछा जाए तो आप बता तो सकते हो कि डिजाइन क्या है, सीधे डिजाइन ऑफ गियर बताने लग जाना, सब कुछ बता देना, ठीक है। कन्वेंशनल मैथ, ठीक है। जेई में आधा पार्ट आएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे खुद से करवाऊंगा, जेई में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसा। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे ही अब जेई वाले, मतलब जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे हम उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ईएससी का कन्वेंशनल हो गया एक तरह से, बट जेई में हमारे पास इसके हाफ पार्ट आ सकते हैं, इन द सेंस आपका शुरू वाला पार्ट ही क्या आ जाए, एफ डी इज लेस देन एफ एस, काम शुरू में ही खत्म, 5 स्टेप में खत्म। हमारा जो 90 और 100 270 वाली बात आई थी वो एकदम सही हो जाती, अगर मेरा एफ डी इज लेस देन एफ एस आ जाता, काम खत्म हो जाता। हमें चेक भी नहीं करना होगा जेई में, बात समझ में आ रही है, हमें सीधा बस डिजाइन आ गया, एम की वैल्यू निकाली, 6 mm के हिसाब से आंसर आ गया, बस इतना आएगा, इतना तो आ सकता है बिल्कुल जेई में। तो इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। बाकी आगे की जो कॉम्प्लिकेसी है वो शायद ना मिले आपको, ठीक। आगे बट कॉम्प्लिकेशन समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये चीजें बताई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा डिजाइन की थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड विद क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन करना शुरू करो, ठीक है। ये हमारे गियर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द गियर्स आर टर्म्ड एज मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी समझ रहे हैं ना, जो हम हमेशा वेलोसिटी की बात करते हैं, कौन सी वाली वेलोसिटी, जो पॉइंट वेलोसिटी होती है, पॉइंट कॉन्टेक्ट पॉइंट पर। तो ये वेलोसिटी हमारी फॉर द मीडियम हमारी होती है 3 से 15 तक, ठीक है। अगर मैं स्मॉलर वेलोसिटी गियर की बात करूं तो v इज लेस देन 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं लार्जर वेलोसिटी गियर की बात करूं तो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीडियम गियर कौन से होते हैं, 3 से 15, ठीक है। तो आंसर विल बी बी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। ये एक हमारा एक तरह से एक मतलब डाटा टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 3 से 15, ठीक। इस क्वेश्चन को कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको करें। क्या है, क्या होगा इसमें, आपको मैंने डीओटी वाला सेंस बता रखा है एम के सेंस में, तो आप सोचो इसे और करने की कोशिश करो। यहाँ पर 2 मेटिंग इस पर गियर है, ठीक है, ये हो गया, और एक दूसरा हो गया, इस पर एक पर 70 एक पर 30 है, तो 70 ऑब्वियस से बड़ा होगा, 30 ऑब्वियस से छोटा होगा, मैंने ये बना दिया ऐसे, है ना। 70 और 30 के ये नंबर ऑफ टीथ हैं, कोरिस्पोंडिंग टू मॉडुलस पिच 6 mm, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंसेस बतानी है। तो आप क्या करोगे, ये नंबर ऑफ टीथ पता है आपको और साथ ही मॉड्यूल पता है,
मॉड्यूल कितना है 6 mm। अगर मॉड्यूल आपको 6 mm दिया हुआ है तो यहाँ का डायमीटर निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का मॉड्यूल क्या होगा सेम, m1 और m2 क्या है सेम। सो यहाँ पर डायमीटर्स हमारे निकल सकते हैं d1/z1 इक्वल टू d2/z2 से, ठीक है 300। ठीक है, यहाँ पर ये क्या क्या हो जाएगा, d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1/z1, m1 इंटू z1, सो d1 इक्वल टू हो गया 6 इंटू z1 की वैल्यू 70। ठीक है, ये कितना हो गया 420। ठीक है, और d2 हमारा क्या हो गया m2 इंटू z2, m2 तो सेम ही है, तो यहाँ पर हो गया ये 6 इंटू 30, मतलब 6 18 180। ठीक है, अब ये जो चीज है ये सोचेगा ये है डायमीटर, सो यहाँ से यहाँ तक है 420, तो उसका ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 210। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक है हमारा 180, तो उसका ये वाला पार्ट कितना हो गया 90। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 300। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 300। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी ये पाई है एक्चुअली, टी नहीं पाई है, पाई। क्या आंसर होगा इसका, हाँ कौन सा हो जाएगा डी वाला, क्यों डिडेंडम क्या होता है डिडेंडम 1 नहीं 1.157 m है ना, ये चीजें मैंने लिखवाई भी हैं। डिडेंडम था हमारा 1.157। वर्किंग डेप्थ कितनी थी याद करो, वर्किंग डेप्थ कितना 2, वर्किंग डेप्थ कितनी थी 2m, जबकि हमारे पास टोटल डेप्थ का आंसर क्या होता, ठीक है 2.157 m। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 भी होता, ठीक है, तो 2.157। ठीक है, तो ये आती है टोटल डेप्थ आती है, अगर यहाँ पर 0.157 ऐसे होता तो ठीक। अच्छा नेक्स्ट, which aspect is not true for a stub tooth when compared to full depth। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेट कर रहा है टॉम से, आपको याद होगा थोड़ा सा, बट मैंने स्टब टूथ आपको समझाया यहाँ पर, स्टब टूथ क्या होता है ना, यहाँ पर मैंने बताया भी था आपको। स्टब टूथ क्या होता है भाई, अडेंडम जो वर्किंग टूथ है हमारे पास, मैंने दोनों प्रोफाइल भी बताई थी आपको याद होगा तो, फुल डेप्थ क्या था ये, जबकि स्टब टूथ क्या था, याद आया कुछ, यहाँ पर ये जो पिच सर्किल थे वो दोनों सेम थे, बस ये वाला जो पार्ट था वो था 0.8 m, जबकि इसमें ये वाला पार्ट क्या होता था 1 m, है ना, बाकी सारी चीजें सेम हुआ करती थी। याद है वो वाला प्रोफाइल जब मैंने फर्स्ट डायग्राम में बनाया था शायद। ठीक है, तो इस सेंस में जो स्टब टूथ है, अगर मैं स्टब टूथ लगाऊं यहाँ पर, सोचो जरा स्टब टूथ लगाऊं ऐसे, ये है मेरे स्टब टूथ, अपने माइंड में सोच लेना बस, अगर ये चीज समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया। ये हो गए हमारे स्टब टूथ, ये है स्टब टूथ। ठीक है, और अगर मैं ये वाले टूथ लगाता हूँ, दोनों के ये चीजें सेम है, ये चीजें गड़बड़ मत कर देना, दोनों का पिच सर्कल सेम है, याद रखना पिच सर्कल दोनों के क्या हो रहे हैं सेम, क्योंकि पिच सर्कल मैंने अलग अलग नहीं बनाए हैं। अडेंडम और जो स्टब टूथ होता है फुल डेप्थ होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होता है उनके अडेंडम में। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ का जो ये आपका फुल डेप्थ है वो ऐसा बनेगा, इसका फुल डेप्थ क्या बनेगा ऐसा बनेगा, जबकि इनके भी पिच सर्कल कहां से जा रहे होंगे एकदम सेम, इनके भी पिच सर्कल जा रहे होंगे एकदम सेम। अब बताइए इंटरफेरेंस किसमें ज्यादा होगा, इंटरफेरेंस किसमें ज्यादा होगा प्लीज बताओ। अगर मेरे पास यहाँ फुल डेप्थ ऐसे है, देखो दोनों के पिच सर्कल सेम है, दोनों के पिच सर्कल सेम है, अगर मैं स्टब टूथ बना देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सेंटर डिस्टेंस को कम करके लेके आ रहा हूँ, सेंटर डिस्टेंस उतनी ही है भाई, सोचो जरा, सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर भी उतनी ही है, गियर का जो डायमीटर है उतना ही है, उसका पिच सर्कल उतना ही है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, पिच सर्कल भी उतना ही है, डायमीटर भी उतना ही है, सेंटर डिस्टेंस भी उतनी है, बस क्या किया आपने टूथ को एक में लेंदी कर दिया और एक में टूथ को छोटा कर दिया। किसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, किसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, किसमें इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, जिसके टीथ ज्यादा लंबे हैं भाई, वही तो जाके उस वाले में जाके इंटरफेरेंस करेंगे ना। इसका मतलब क्या होता है, स्टब टूथ हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस करते हैं, सोचो जरा, इसका यही वाला पार्ट तो इंटरफेरेंस करेगा ना इस साइड में जाके, अंदर की तरफ जाके अंडर कटिंग करता है वो याद होगा,
टॉम में, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट ही हम हटा दें, ठीक है, अगर ये पार्ट ही हम यहाँ से रिमूव कर दें तो इसका मतलब इंटरफेरेंस कम होगा, ये चीज इसमें हो रही है ना। आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने रिमूव कर दिया, पावर तो यहीं से ट्रांसमिट हो रही है ना, तो हमें टेंशन ही क्यों लेनी, एंड जो इंटरफेरेंस कर रहा था उसे हटा दो, ठीक है। तो हमने 0.8 मतलब 0.2 एम का जो यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया, वो इंटरफेरेंस कर रहा था, उसे हटा दिया। तो कौन सा वाला सही होगा, कौन सा वाला सही होगा, विच एस्पेक्ट इज नॉट ट्रू, मतलब गलत कौन सा है इनमें से, ठीक है। वर्किंग डेप्थ इज अबाउट 20%, ये वाली चीज है 20% मतलब 0.2 एम, ये मैंने लिखवाया हुआ है। अडेंडम इज मेड शॉर्टर, बात ठीक है, अडेंडम शॉर्टर, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। टूथ बिकम स्ट्रोंगर, बन रहा है स्ट्रोंगर, ठीक है। जितना ज्यादा बीम की लेंथ ज्यादा होगी उतना बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आएगा, मतलब सिग्मा भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। एम की वैल्यू क्या होती है, पी इंटू एल, जितना एल ज्यादा उतना ही ज्यादा यहाँ पर ये क्रिटिकल, जितना एल कम उतना ज्यादा स्ट्रोंगर, है ना, ये भी सही है। तो मोर इंटरफेरेंस ये सही है क्या, नहीं। स्टब टूथ के लिए क्या है, लेस इंटरफेरेंस, स्टब टूथ क्या कर रहे हैं हमारे, लेस इंटरफेरेंस, ये इस चीज में अच्छे हैं, कम इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, मोर इंटरफेरेंस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द स्टब टूथ, ठीक है, स्टब टूथ कंपेयर टू फुल डेप्थ। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। लुईस इक्वेशन इज इन स्पर गियर, सॉरी this is the in spur gear is applied, ठीक है, इसके ओनली टू द गियर, डी, वेरी गुड। टू वीकर ऑफ द पिनियन और गियर, मैंने हमेशा क्या लिखा हुआ है मनीष जी वहां पर, क्या लिखा हुआ है, मैंने हमेशा लिखा हुआ है वीकर गियर, मैंने गियर नहीं लिखा हुआ। पिनियन क्या होता है, गियर होता है या नहीं, पहले इसका आंसर दो, पिनियन क्या होता है, गियर होता है या नहीं, यस और नो, होता है, हो सकता नहीं, होता ही है, पिनियन गियर ही होता है, बस वो पिनियन कौन सा गियर होता है, स्मॉलर गियर, वीकर नहीं बोलेंगे, दैट इज द स्मॉलर गियर, है ना। और एक होता है लार्जर गियर, ये स्मॉलर गियर एंड लार्जर गियर, लार्जर गियर को बोलते हैं गियर। अब इन दोनों में से कौन सा वीकर है वो हम लेते हैं इस लुईस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिनियन या गियर कोई सा नहीं ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं, बट वो वीकर होना चाहिए, उसकी सिग्मा बी इंटू वाई कम होनी चाहिए, अगर वो कम है तो वो वीकर है, तो टू वीकर ऑफ द पिनियन और, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अलाउबल टूथ स्ट्रेस फॉर गियर टूथ डिजाइन डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग पैरामीटर्स। गियर टूथ डिजाइन किसके बेसिस पर किया है, लुईस बेम स्ट्रेंथ पर, तो लुईस बेम स्ट्रेंथ की वैल्यू लिखो, क्या होती है, सिग्मा बी इंटू वाई इंटू बी इंटू एम, ये क्या है, एफ एस। सोचो डिपेंड किस किस पर कर रही है, टाइप ऑफ गियर मटेरियल पर कर रही है, पिच लाइन वेलोसिटी पर कर रही है, मतलब नहीं, बीम स्ट्रेंथ ऑफ द गियर पर कर रही है, सिग्मा बी पर कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, 1 एंड 3, ठीक है। मटेरियल के हिसाब से तो सिग्मा बी मैक्सिमम आएगी ना उसकी, बीम स्ट्रेंथ जो 100 लिखी थी और 120 लिखी थी, वो कैपेसिटी तो थी उनकी, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट। The tooth profile must not have excessive contact stresses as determined by the wear load to ensure durability of gear pair. This wear load is obtained using, बिल्कुल समझ में आ गया ना, कि ये जो वियर वाली चीजें समझ में आ रही है कि वियर 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 बार बार आ रहा है, वो अभी मैंने समझाया, वो कौन सी वाली इक्वेशन थी, एफ डब्ल्यू इक्वल टू डी इंटू क्यू इंटू के इंटू बी, ठीक है। ये क्या है, मेरी बकिंघम इक्वेशन, ठीक है। तो सीधा आंसर क्या हो गया, बकिंघम इक्वेशन, ठीक। नेक्स्ट चलिए, मैंने कहा ना चीजें आ सकती है जेई में, इसको सोल्व कर, चलो इसको लास्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन और कंप्लीट कर लें, ठीक है। एक तो मैंने करवा दिया, एक आप करेंगे इसको। साइक्लोइडल टूथ प्रोफाइल फॉर ए साइक्लोइडल गियर टूथ इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये टर्म का है, उम्मीद है आपको याद होगा, कुछ याद आ रहा है, साइक्लोइडल कैसी बनती थी, इसमें क्या होता था, इसमें हम एक ये ऐसे सिलेंडर मानते थे छोटा सा, इसको रोल कराते थे, तो अगर ये सिलेंडर ऊपर से रोल कर रहा है तो इसे हम क्या बोलते थे, इसका पॉइंट यहाँ से ये रोल करते हुए ऐसे जाएगा, वेरी गुड, ये रोल करते हुए ऐसे जाएगा पॉइंट, है ना। ये जो चीज है ये जब रोल करेगी तो ऐसे घूमते हुए जाएगी, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ये चीज रोल करती हुई ऐसे जा रही है, तो इसका एक पॉइंट आप बैठ चुके हैं, तो यही पॉइंट आपका घूमने के बाद कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर, यही पॉइंट आपका कहाँ पहुंच गया, इस जगह यहाँ पर, इस तरह से ये चीजें हमारी क्या कर रही है, रोल करती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसके ही वही पॉइंट, समझ रहे हो ना, वही पॉइंट के कर्वेचर की बात कर रहे होते हैं, तो ये चीज ऐसे जा रही है, इसको बोलते हैं एपिसाइकल, एपिसाइकल, ठीक है।
एपिसाइकिल। और जबकि नीचे वाला अगर यहाँ से हम एक दूसरा अब लिया हमने, ये अलग कलर में ले रहे हैं ये वाली चीज, इसको अब रोल करा रहे हैं इधर की तरफ, तब इसका जो डायग्राम आएगा वो आएगा यहाँ से, इस पॉइंट के बारे में सोचा, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपो। ठीक है, तो ये जो हमारी साइकिल्स होगी कौन कौन सी होगी, एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एपिसाइक्लोइडल एंड हाइपोसाइक्लोइड। क्लियर है, ये चीज होती है साइक्लोइडल। ये हम जनरली यूज नहीं करते, हम कौन सी करते हैं, इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट कौन सी वाली थी, याद है कुछ, इन्वोल्यूट प्रोफाइल कैसे बनती थी, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल पर एक धागा बना लो, तो धागे को बस खींचते जाना है और खोलते जाना है, जैसे वो होती है ना रील, ठीक है, रील को खोलते जाओ, बस उसको रील को खोलते जाना है, तो एक प्रोफाइल बनती जाएगी, वही हमारी इन्वोल्यूट प्रोफाइल होती है। ये सारी कहानी आप टॉम में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा डेप्थ में समझाया नहीं है। ठीक, आगे द रोल ऑफ हंटिंग टूथ। हंटिंग टूथ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जनरली जेईई में कभी दिखा नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको नोट दे दूंगा। ठीक है, नोट प्रोवाइड कर दूंगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट, लुईस फॉर्म फैक्टर डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, लुईस फॉर्म फैक्टर, ठीक है भाई, वाई है ना लुईस फॉर्म फैक्टर, कैपिटल वाई, और कैपिटल वाई किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टिथ। ठीक है, नंबर ऑफ टिथ, सो आंसर विल बी बी, नंबर ऑफ टिथ। मैक्सिमम किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टिथ पर। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है 0.912 0.514 अपॉन माइनस 0.912 अपॉन दिस। यहाँ पर ये in the formula of the Lewis equation, the tooth gearing, it is assumed that the tangential force Ft acts of the, ये चीज मैंने कहाँ लिखवाई थी, जब मैंने अजम्पशन बताए थे, याद करो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, एक फोर्स है वो कहाँ लग रही है, आपने अजम्पशन नहीं पढ़े, रूट पर अगर लगा दोगे, रूट पर लगाओगे तो फोर्स का फायदा क्या, फिर मोमेंट आया नहीं, जीरो हो गया, सिग्मा भी है ही नहीं, कहां पर थी, टिप पर। हमने अज्यूम क्या माना था कि मैक्सिमम तब होगी जब वो टिप पर होगी, जब हमारे पास एम मैक्स मिलेगा, एम मैक्स क्या होगा, पी इंटू एल, है ना, तो वो टोटल लेंथ, तो क्या थी वो टिप ऑफ द टूथ। ये आपके अजम्पशन में एक पॉइंट है भी लिखा हुआ। ठीक है, ठीक, तो ये चीज याद आ रही है। चलिए नेक्स्ट, द डायनेमिक लोड ऑन ए गियर इज ड्यू टू, ये चीज भी लिखवाई है, रीजंस ऑफ डायनेमिक लोडिंग, ये सब क्वेश्चंस हैं। डायनेमिक्स, डिफ्लेक्शन भी तो था, साथ ही कुछ और भी थे, आंसर क्या है, ज्यादा सोचो, मैंने कौन सी चीज नहीं बताई थी, जो चीज नहीं बताई थी वही आंसर में नहीं होगी। 1 2 3 तो मैंने बताई है ना, इनएक्यूरेसी बताई है टूथ स्पेसिंग की, ठीक है, इरेगुलरिटी बताई थी टूथ प्रोफाइल की, डिफ्लेक्शन भी बताया था, शुरू वाले पॉइंट था डिफ्लेक्शन का, इसका मतलब टाइप ऑफ सर्विस ये वाला पार्ट नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कंटिन्यूअस पर डे या ये सारी चीजें, तो आंसर क्या हो गया, 1 2 एंड 3। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लार्ज स्पीड रिडक्शन, ये भी आपके टॉम का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मुझे याद आया कि इस चीज को बता देता हूं मैं यहाँ पर, हमेशा याद रखिएगा वार्म गियर है ना, इसमें कहां से कहां तक का स्पीड रिडक्शन मिल जाता है, 1000 का भी, 1:1000 तक का रिडक्शन मिल सकता है इसमें। वार्म गियर क्या होते हैं, एक वर्म होता है, एक वर्म व्हील होता है, ऐसे इस तरह से घूम रहे होते हैं, ये ऐसे जा रहा होता है, ये ऐसे घूम रहा होता है। ठीक है, वो सारी चीजें आप टॉम में पढ़ते हैं, हर एक चीज का मोशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे मतलब का है, करो इसे। ठीक है, 3 और क्वेश्चन है, चलो 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया मैथ्स में। ठीक है, पहले आप ये वाली चीज, ये वाली चीजें बताते रहो, उसके बाद 2 क्वेश्चन खुद से करना होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द बेसिक लुईस इक्वेशन फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डिजाइन ऑफ स्पर गियर, कौन कौन सी चीजें सही होंगी बताइए आंसर। लुईस स्ट्रेंथ इक्वेशन के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है पॉइंट वाइज, 6-7 पॉइंट थे वो, उन्हीं में से ढूंढो और बताओ क्या क्या सही है। अब बार करेक्ट याद रखिए, करेक्ट क्या क्या हमने माने थे जब लुईस इक्वेशन बनाई थी, अजम्पशन जब बनाए थे तो क्या क्या माना था। फर्स्ट चीज मानी थी, सिंगल पेयर ऑफ द टीथ पार्टिसिपेट्स इन पावर ट्रांसमिशन एट एनी इंस्टेंट, क्या सिंगल पॉइंट हमने माना था, सिंगल कॉन्टैक्ट माना था, कॉन्टैक्ट रेशियो 1 माना था या नहीं,
सोचो यार, कॉन्टेक्ट रेशो 1 माना था या नहीं, कॉन्टेक्ट रेशो 1 था या नहीं था जब लुईस इक्वेशन बनाई थी मैंने, अजम्पशन जब लिखे थे 1 ही तो माना था, 1.2 कभी नहीं बोला मैंने, 1.5 कभी नहीं बोला, कि एक ही है, बस एक पर ही लगा हुआ है, क्योंकि एफ टी नहीं तो फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। सेकंड वन इज द टूथ इज कंसिडर्ड एज ए कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। टूथ हमने कैंटिलीवर बीम माना था, ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ माना था, ठीक है, कैंटिलीवर की तरह ही तो स्टडी की थी ना उसकी, ठीक है, मतलब हमने मान के चले थे हम प्रिज्मेटिक, कहीं पर भी मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि बी और टी का आपका सेंस कहीं चेंज हो रहा है, ऐसा मैंने माना नहीं, भले से वो इन्वोल्यूट प्रोफाइल से था, बट हमेशा मैंने कैसे फिगर दिखाया उसका, बीम फिगर, ठीक है, तो ये भी हमारे पास जंक्शन था। सेकंड, लोडिंग ऑन द टीथ इज स्टैटिक इन नेचर, बिल्कुल मानी है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ है, लुईस इक्वेशन टेक्स इनटू अकाउंट द इनएक्यूरेसी ऑफ द टूथ प्रोफाइल, क्या वो लेती थी, इनएक्यूरेसी हम मानते थे वहां पर, नहीं, अजम्पशन में हमने क्या मान लिया था कि बिल्कुल एक्यूरेट है, इनएक्यूरेसी हम लेते थे क्या, नहीं, मैंने कोई सा भी एक फैक्टर ऐसा अलग से लिया जिसने इनएक्यूरेसी को उसके अंदर रखा हो, कोई सर्विस फैक्टर टाइप से मैंने कुछ लिया था ऐसा, नहीं, इसका मतलब ये चीज क्या है, गलत है, लुईस फॉर्म फैक्टर वाली इक्वेशन में हम ये चीज नहीं लेते हैं, हम क्या मानते हैं, एक्यूरेट प्रोफाइल मानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैसिंग टीथ कम इन कॉन्टेक्ट सडनली, क्या हमने सडनली माना था, नहीं, इसका मतलब 4 और 5 नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। बात क्लियर हो गई, अजम्पशन जो माने थे वो इसमें नहीं होने चाहिए, है ना, अगर वो चीजें हैं तो वो सही है, अगर वो चीजें नहीं है इसका मतलब वो चीजें गलत है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 1, 2 और 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये भी आंसर उम्मीद है आप दे पाओगे, ठीक है। वियर का नाम जैसे आएगा, बकिंगम इक्वेशन वही वाली चीज, डी क्यू के बी, के यहाँ पर कुछ पूछा हुआ है आपसे, प्रोपोर्शनल है, मतलब आपको सीधा फॉर्मूला नहीं पूछा, के का सेंस पूछा है, बताइए क्या होना चाहिए, बी वाला, क्यों, क्योंकि आपको याद होगा के इज इक्वल टू सिग्मा ई एस इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर अपॉन में 1.4, 1 अपॉन ई वन प्लस 1 अपॉन ई टू, और 1 अपॉन ई वन प्लस 1 अपॉन ई टू अगर सोल्व करोगे तो ई टू प्लस ई वन अपॉन में ई वन ई टू, आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, हो गया कंप्लीट, ये हो गए हमारे। अब इसमें 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, उनको करो, पहले छोटा वाला करो, पहले इजी वाला करो, कहाँ गया, दैट इज, पहले ये करो उसके बाद फिर उसे करना। हो रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है, ए इस पर गियर ट्रांसमिट्स 10 किलोवाट एट a pitch line velocity of 10 मीटर per second, है ना, driving gear has a diameter of 1, find the tangential force between the driver and the follower and the transmitted torque respectively, टॉर्क भी बताना है और ये भी बताना है, और डायमीटर क्या है, 1 मीटर है, तो ऑब्वियस है डायमीटर का हाफ होगा ना, एफ टी इंटू डी ना, सॉरी एफ टी इंटू डी बाई 2, खुद से निकालो, मेरा हिंट मतलब कहाँ गलती की है खुद से सोचिए।
P पावर होती है ना F इंटू V, ठीक है, पावर इसमें है दी हुई, ठीक है। हाँ Ft टेंजेंशियल होता है, ठीक है। Ft की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 किलोमीटर, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। उसके बाद अब टॉर्क बताओ, टॉर्क कितना होगा। है ना, आर ओमेगा है ना, वो डी ओमेगा नहीं है, आपने शायद डी के सेंस में ले लिया उसे, मतलब डी इंटू वो नहीं है ना Ft, तो वो चीज नहीं आया आंसर, गड़बड़ कर रहे हो भाई, इतना डायरेक्ट टफ नहीं है क्वेश्चन, इसमें अगर ऐसे करोगे तो वो जो टफ वाला क्वेश्चन है वो कैसे करोगे रे, ये भी तो सोचो। देखो यहाँ पर क्या है, पहले फिगर बना पा रहे हो नहीं, पहले फिगर बनाओ, फिगर बना के दिखाओ मुझे, आप सोचते क्या हो, बनाओ इसका फिगर कैसा बनेगा। मैंने आपसे बोला है 3-4 चीजें हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार आपको वो सारी चीजें माइंड में सेट हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं हुई है। फिगर बन गया, फिगर बनाओ गियर का, फ्रिक्वेंटली बनाओ, तुरंत बना लो जैसा भी बनाना है, ठीक है। 2 गियर बना दो मैशिंग में, बन गए, ठीक है बन गए। चलो अब क्या करोगे, वेलोसिटी कहाँ की होगी, ये पिच लाइन वेलोसिटी है ना, कहाँ दिखाओगे, वेलोसिटी किसकी है, पहले घुमाने की डायरेक्शन दिखा दो, कैसे घूम रहा है ऐसे, तो पिच लाइन वेलोसिटी कहाँ को होगी, नीचे की ओर, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल खींचो, टेंजेंशियल खींचो नीचे की ओर, वेलोसिटी दिख गई, बहुत बढ़िया। किस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ को टेंजेंट लेके जाओ, ये हो गई। रियल में नहीं भाग रहा होगा, उस पॉइंट पर होगा, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। उसमें क्या होगा, अब ये हमारे पास वेलोसिटी हो गई, ये पहले फिगर बना लिया अपने माइंड में, ठीक है। इस पर क्या हो गई, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर ऐसे हो गई, ठीक है। ये मेरी वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। पावर कितनी दी हुई है, पावर दी हुई है 10 किलोवाट, है ना, पावर है 10 किलोवाट। अब आपको पता है पावर क्या होता है, टी ओमेगा, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, टी को क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो इसके ऊपर लग रहा है, टी, एफ टी इंटू एफ टी, मतलब एफ सफिक्स में टी, एफ टी इंटू आर, ये होता है टॉर्क। तो यहाँ पर एफ टी कितना लग रहा होगा, और मैंने आपको प्रूफ करवा रखा है पहले भी कि एफ टी दोनों में बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एफ टी लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन भी ये मान लू, एफ टी इंटू में क्या लग रहा है, आर, मतलब ये रेडियस, तो एफ टी इंटू आर इज द टी, तो यहाँ पर लिख दो इसे एफ टी इंटू आर इंटू ओमेगा, लिख सकता हूँ टी को एफ टी इंटू आर इंटू ओमेगा, एफ टी इंटू आर इंटू ओमेगा, तो यहाँ एफ टी इंटू आर ओमेगा क्या होता है, आर ओमेगा ये वेलोसिटी होता है, ये चीज हमने स्कूल टाइम से पढ़ी है, v इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v हमारी हो गई ये आर ओमेगा हमारी क्या हो गई v, तो पावर इक्वल टू हो गई एफ टी इंटू वी, सो पावर की वैल्यू है 10, एफ टी की वैल्यू हमें निकालनी है, v की वैल्यू है 10, सो एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी 1 किलो न्यूटन, क्योंकि ये किलोवाट था, 1 किलो न्यूटन। बात क्लियर है, एफ टी यहाँ से वो चीज हो गई जो इस पर फोर्स लग रहा है, एफ टी क्या है, वो चीज है जो इस पर फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब वही जो फोर्स है वही प्रोड्यूस क्या कर रहा था, टॉर्क, है ना। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू चाहे तो स्टार्टिंग से निकाल लो, तो टॉर्क क्या था हमारे पास, एफ टी इंटू आर, तो एफ टी की वैल्यू 1 निकाली थी, आर की वैल्यू कितनी है 0.5, क्योंकि डायमीटर है 1, सो आंसर विल बी 0.5 किलो न्यूटन 7वें मीटर, ये हो गया मेरा टी, टॉर्क, ठीक है। आंसर विल बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज यार देखो सोचो, है ना, अगर रिवाइज नहीं कर रखा है तो छोटी छोटी चीजों को रिवाइज करो। क्या रिवाइज करना है, रिवाइज अपने माइंड में हमेशा ये चीज लेके चलना, क्या मैंने हमेशा बोला आपसे, ये चीजें माइंड में लेके चलो, क्या इसमें कौन कौन से बराबर होते हैं, यहाँ से अगर ऐसे जा रहा है तो इसी का खेला होता है सारा, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें बराबर होती हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 एट दिस पॉइंट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 एट दिस पॉइंट, यहीं से तो लो गियरिंग आती है, बट वो हर जगह की वेलोसिटी फिर सेम हो जाएगी क्योंकि ये हर जगह के पॉइंट के लिए वैलिड हो जाती है। तो v1 इक्वल टू v2 मतलब r1 ओमेगा 1 इक्वल टू r2 ओमेगा 2, ये यहाँ से भी तो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, v इक्वल टू r ओमेगा। साथ ही और क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीजें अपने माइंड में रख लो। पावर क्या होती है, बराबर, तो पावर बराबर है तो t1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होता है t2 ओमेगा 2, ठीक है। इसी t1 ओमेगा 1 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ft1 इंटू वी1 इक्वल टू ft2 इंटू
V2, क्योंकि आपने यहाँ V1 और V2 बराबर कहे थे, सो क्या हो गया, FT1 शुड बी इक्वल टू FT2। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा T1 इक्वल टू T2, गलती मत करो, टॉर्क बराबर टॉर्क नहीं है, यहाँ पर क्या है, फोर्स बराबर फोर्स, ठीक है। R1 बराबर R2 नहीं है, क्या है यहाँ पर हमारे पास V1 बराबर V2, ω1 बराबर ω2 नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें प्लीज ध्यान दो। साथ ही फिर क्या है हमारे पास M1 बराबर M2। चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्स से रिलेट नहीं करके पूछी जा सकती, सीधे आपको डायमीटर, मॉड्यूल, इनसे रिलेट करके पूछी जा सकती, गियर रेशियो से पूछी जा सकती है। तो उन चीजों को भी अपने माइंड में रखो, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यही की बात नहीं है, ये टोम भी है, इसलिए आपको दोनों चीजों के हिसाब से गियर को समझना ही पड़ेगा, है ना। गियर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में नहीं आता, दो दो सब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं उसी वाले क्वेश्चन पर जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, दैट वाज दिस क्वेश्चन। इसे सॉल्व कर, ठीक है। पहले आप लीजिए 5 मिनट्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले पूरा माइंड लगाओ जितना हमने वहां पर यूज किया, ठीक है। इतना नहीं लगेगा, मतलब उतना नहीं जानना है, सीधा इससे आंसर आ जाएंगे सीधे, ज्यादा वो टफ नहीं करना कि FD FS वो सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आंसर आ जाएंगे। रेशो फैक्टर फॉर वियर लोड बेसिकली के पूछा है, के वहां पर है ना, वो बी जो ऑप्शन है ना उसका नाम है के, रेशो फैक्टर फॉर वियर लोड मतलब के। कौन सा फैक्टर है वो ना, तो फैक्टर हमारे पास के ही था ना बस, ठीक। के पूछा है। लिमिटिंग वियर लोड का मतलब क्या हो गया, FW, टोटल वैल्यू FW। टेंजेंशियल टूथ लोड मतलब FT। सबसे पहले क्या निकालना है, FT। FT निकालिए, टेंजेंशियल टूथ लोड कितना होगा उस पूरे ऊपर वाले डिजाइन से। सबसे पहले क्या निकालोगे, T1 मतलब टॉर्क। टॉर्क को फिर किसमें कन्वर्ट करोगे, FT इंटू डी में, ठीक है। मॉड्यूल दिया हुआ है, टेंशन खत्म 6 mm, ठीक है। वो डिजाइन वाली टेंशन खत्म, तो सीधा मॉड्यूल से डायमीटर्स निकाल सकते हो। हाँ, रेशियो मतलब वेलोसिटी रेशियो, ये गियर, ये बेसिकली हाँ वेलोसिटी रेशियो हम बोल सकते हैं। ये चीज थोड़ी गड़बड़ी, दैट इज द क्यू। ये क्या है मेरा 2G/G+1, ठीक है। रेशो फैक्टर, रेशो फैक्टर मतलब आपके गियर रेशो के फैक्टर्स, ये वाला गियर रेशो फैक्टर क्यू, और ये क्या है, लोड स्ट्रेस फैक्टर मेरा के। ये सिग्मा ई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव अपॉन में 1.4 1/E1 + 1/E2, ठीक है। टी के बिना भी आप सीधा निकाल सकते हैं एफ टी की वैल्यू, कौन से पावर और वेलोसिटी से, जो अभी समझाया था ना, एफ टी इंटू वी से, पावर इंटू वेलोसिटी से आप सीधा एफ टी निकाल सकते हैं। किसका, डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू देखो, मॉड्यूल है यहाँ पर दिया हुआ,
तो 6 mm सीधा नहीं रखना, नंबर ऑफ टीथ भी तो देखोगे। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लिया आपने, ठीक है। तो डी में आपने क्या रखा, नंबर ऑफ टिक यहाँ पर दिए हुए नहीं है। वही ना, वही मैं देख रहा हूँ, कहाँ दिखा, 16 क्यों दिख क्यों नहीं रहा। हाँ यही ना, ये नहीं दिख रहा था, बस सीधा अपना m की वैल्यू d, सॉरी m इक्वल टू डी बाई टी, सो d क्या हो गया, m इंटू 16, 6 इंटू 16। नाइनटी सिक्स क्या आ रहा है, ये तो d आ जाएगा है ना। आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई डी एन बाई 60, ये है ना वेलोसिटी, तो पाई डी एन बाई 60 अलग से, भाई वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा, यानी कि पाई डी एन बाई 60। आपको इन चीजों में दिक्कत तो नहीं होती है ना, ये ऐसे बोल देता हूँ मैं पाई डी एन बाई 60 या वी आर ओमेगा, है ना, वो पता है ना, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन बाई 60 होती है वहां से, और आर की वैल्यू डी बाई 2 होती है। बता दो भाई, एफ टी कितना आ गया, 8, हाँ 8 किलोमीटर, एफ टी आ गया सभी का 8 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, मुझे लगा आप अभी उसी पर अटके हुए हो। बढ़िया, 8 किलोमीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा रेशो फैक्टर क्यू, रेशो फैक्टर भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, 2g अपॉन जी प्लस 1, जी की वैल्यू दे रखी है आपको, सीधी वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। जी की, सॉरी जी की वैल्यू कहाँ दे रखी है, जी की वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है। मैं 3:1 को जी कह ले, जी नहीं है, वो स्पीड रेशियो है, वो वेलोसिटी रेशियो है। जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ, जी का एक्चुअल डेफिनेशन जो था हमारा, स्मॉलर का ओमेगा अपॉन लार्जर का ओमेगा, चाहे तो आप वहां से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहां से नहीं कर सकते, नहीं तो फिर नंबर ऑफ टीथ से, नंबर ऑफ टिप्स से भी कर सकते हैं। आपने टीजी और टीपी भी अलग अलग निकाल सकते हो, टीजी टीपी अलग अलग निकाल सकते हो, नहीं तो आप ओमेगा के सेंस में भी चीजों को लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ टिप्स नहीं, उल्टा हो जाएगा, हाँ, क्योंकि वो n1 अपॉन n2 होता है ना, इक्वल टू z2 अपॉन z1। ये मॉड्यूल क्या होता है ना, मॉड्यूल डी और टी में रिलेशन दे रहा होता है, ठीक है, तो आपको डी और टी तो आप मॉड्यूल से बता सकते हो। बन क्या है कुछ, टिथ ऑन पिनियन कितने हैं, 16, टिथ ऑन गियर कितने हैं, 16 × 6, ठीक है, मतलब 96 है ना, तो 96 आपके गियर हैं उसमें, टेथ है गियर में, और इसमें आपके ये 16।
कितना आ रहा है 1.67। ठीक है, नेक्स्ट लोड स्ट्रेस फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? लोड स्ट्रेस फैक्टर क्या है हमारा? के सिग्मा ई एस का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5/1.4 1/E1 प्लस 1/E2। ये साइन स्क्वायर 5 नहीं है यार, आपने स्क्वायर क्यों लिखवा दिया? साइन 5 है, आपने उसमें भी स्क्वायर लिखवा दिया मेरे से। दैट वाज नॉट द स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या है? ठीक है, अच्छा क्या है इसकी वैल्यू? आया आंसर 1.32 मेगापास्कल। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू एफ टी इंटू वी। ठीक है, काफी टाइम दे दिया आपको। पावर अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? 5 dny 60। ठीक है, डी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? m इंटू जेड से, सॉरी हाँ m इंटू जेड से। m की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, z की वैल्यू 15 दे रखी है, नहीं 16 दे रखी है। सो इसका आंसर हो गया 96। सो ये D1 है, ये D1 हो गया 96 mm। ठीक है, तो यहाँ पावर कितनी है आपके पास? 12 अच्छा 12 किलोवाट। ठीक है, अपॉन में पाई इंटू 96 इंटू एन की वैल्यू 300 अपॉन 60। इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास एफ टी की वैल्यू आ जाएगी, कितने निकल के आ रही है फाइनली? एफ टी की वैल्यू 8 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आंसर हो गया पहला। ठीक है, सेकंड आंसर है, सेकंड है हमारे पास रेशो फैक्टर मतलब क्यू। क्यू क्या होता है? 2g अपॉन जी प्लस 1। जी क्या है हमारा? गियर रेशियो, ना कि वेलोसिटी रेशियो। सो गियर रेशियो की वैल्यू हमारी कहाँ से आएगी? हमारे गियर रेशियो होते हैं n1 अपॉन n2। ठीक है, n1 अपॉन n2 या z2 अपॉन z1 का सेंस आ जाएगा। z2 z1 हमें पता है। ठीक है, ये डायमीटर के सेंस में अगर रेशियो को निकाल सको तो उसके सेंस में, तो z2 अपॉन z1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है? उसी के हिसाब से 6 आ रही है। ठीक है, तो 6 यहाँ पर 2 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 1 ऐसे कुछ किया होगा। कितना आंसर आ गया? 1.67। ठीक है, ये हो गया। थर्ड बताओ, थर्ड क्या है हमारा? लोड स्ट्रेस फैक्टर। ये हमारा के क्या हो गया? सिग्मा ई एस स्क्वायर इंटू साइन 5 अपॉन में 1.4 1/E1 प्लस 1/E2। इसको सोल्व करेंगे, सारी चीजें रखेंगे। सिग्मा ई एस की वजह 600 रखेंगे, साइन 20 रखेंगे, 1.4 है E1 और E2 की रखेंगे। सो 1.32 मेगा पास्कल। देन फोर्थ वन इज, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा ये है हमारे पास एफ डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू क्या होता है? डी इंटू क्यू इंटू के इंटू बी। ठीक है, बी कितना होगा? बी हम कितना अराउंड लेके चलेंगे? इसमें दिया हुआ है तो फिर वही वैल्यू लेना, नहीं तो 10m। इसमें क्या दे रखिए? 14m। ठीक है, तो 14m के हिसाब से रखना। ठीक है, डी की वैल्यू D1 की वैल्यू कितनी है? 96। ठीक है, क्यू की वैल्यू आपने निकाली थी 1.67, के की वैल्यू कितनी है? 1.32, और ये हो गया 14 इंटू एम की वैल्यू है 6। इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है? इसको सोल्व करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है,
कितना 17.776, ठीक है। तो 1.77 का 17.776, 16 के आसपास देखना जरा। यहाँ पर इसकी जो मैचिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेंजेंशियल टू स्लोप ए का कितना हो गया थर्ड, ए का हो गया थर्ड मतलब ये 2, या फिर रेशियो फ्रॉम फैक्टर क्यू की वैल्यू 1.6 मतलब 4, इसमें 4 नहीं है, 3 and 4, नहीं यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। और एक्चुअली ये जो आपके पास रिलेशन है ये थोड़ा सा गलत बने हुए हैं, ये बेसिकली 2g/g+1 से बने हुए हैं, इसमें g लिया हुआ है 3, ठीक है। हाँ g की वैल्यू 3 नहीं है, यहाँ पर 3 के रेस्पेक्ट में इसके आंसर में भी ये दिए हुए हैं, बट ये वाली चीज नहीं लेनी है आपको। ये स्पीड रेशियो है, ये हमारा गियर रेशियो नहीं है, दिस इज द स्पीड रेशियो, ठीक है। गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो होता है n1/n2 का सेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू आ रही है 17 पॉइंट समथिंग कितना, ऐसे कैसे हो सकता है डबल डबल कैसे, वैल्यूज तो एक ही लिखी हुई है सामने। इसको सोल्व करके देखो जरा कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लोड स्ट्रेस फैक्टर कितना आ रहा है 1.32, ठीक है। सी का आ रहा है 2, सी का 2 किस में आ रहा है इस वाले में, तो इस हिसाब से तो आंसर मेरा बी का सेंस में आना चाहिए, ठीक है। और लिमिटिंग वेयर फैक्टर आएगा 6 के हिसाब से, तो आई थिंक यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है। 20 आ रहा है, 20 ही आ रहा है, ओके। 20 आना नहीं, मुझे आइडिया नहीं, 20 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में यही चीजें है ना जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। 1.32 एंड 1.67 करो, ठीक है। 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, कितना 17.77, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है ना। इसके ऑप्शंस पर अभी मत जाना, ठीक है, इसके ऑप्शंस पर मत जाना, ठीक है। आप बेसिकली इस पर ध्यान दो, ठीक। गियर रेशियो है यहाँ पर, यहाँ वेलोसिटी रेशियो की बात नहीं है, गियर रेशियो है, जी जो है हमारा वो गियर रेशियो है यहाँ पर, ठीक है। हमें गियर रेशियो लेके चलना होता है n1/n2, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो नहीं है, v2/v1 नहीं है, ठीक है। चलो ठीक, यहाँ तक ये डन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गियर वाला चैप्टर। कल हमारा जो चैप्टर रहेगा दैट इज दी चेन ड्राइव एंड बेल्ट रोप ड्राइव, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, उसमें ना ही ज्यादा हमें क्वेश्चन करने, ठीक है, बहुत ही छोटा रहेगा वो, उसमें ना ही ज्यादा हमें डेप्थ में पढ़ाई करनी है, जैसे कि हमने इसमें किया है डिजाइन ऑफ गियर में काफी डेप्थ में गए हैं, उसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है। उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो फिक्स है कि चेन ड्राइव से कौन से क्वेश्चन आएंगे, रोप से कौन से क्वेश्चन आएंगे, रोप से स्ट्रैंड के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा बस, कोई उसकी ऐसे नहीं है कि वेलोसिटी रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है, लेंथ के ऊपर आएगा ना। फिर भी मैं आपको यहाँ पर स्लाइड में वो चीजें डाल दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक। तो और हो सकता है कल की थोड़ी टाइमिंग में चेंज करूँ, हो सकता है कल की थोड़ी टाइमिंग चेंज रहे, टाइमिंग इन द सेंस हो सकता है वो